हेलो एवरीवन। तो ड्रामे के स्टार्ट में हमारी फीमेल लीड जीहू को दिखाते हैं, जिसे बचपन से लेकर बड़े होने तक कभी भी अपने घर में अपनी बर्थडे पर कैंडल ब्लो करके विश करने का मौका मिला ही नहीं था, क्योंकि उसके घर में बॉयज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और ये काम उससे पहले उसका छोटा भाई हमेशा कर दिया करता था। लेकिन फाइनली 20 ईयर्स की होकर उसने खुद की बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ मनाई थी और उसने एक विश मांगी थी, और वो ये थी कि वो राइटर बन जाए। अब बहुत सारे साल बीत चुके थे। राइटर तो वो बन चुकी थी, लेकिन कोई मेजर राइटर नहीं। वो टीवी सीरियल्स के लिए राइट तो करती थी, लेकिन असिस्टेंट राइटर थी और उसका काम मेन स्क्रिप्ट लिखना नहीं होता था, बल्कि वो ड्रामे में सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट करती थी। और इस काम में भी उसे बहुत मेहनत लगती थी और वो दिन रात इसी काम में लगी रहती थी। एक दफा वो मुसलसल 3 महीने अपनी वर्क से रिलेटेड काम करने के बाद छुट्टी पर आ रही थी। इवन कि हमें दिखाते हैं कि उसकी सीनियर राइटर को ढंग से उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि वो कब से यहाँ काम कर रही है, कहाँ रहती है और किसके साथ है। लेकिन जीहू को भी पता था कि उस बेचारी की किसी की लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब वो छुट्टियों पर अपने घर जाती है। अपने छोटे भाई के साथ वो एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। पहले तो वो घर जाकर सारी साफ सफाई करती है और उसका भाई मजे से सोता रहता है। अब वो जैसे ही उसके कमरे में एंटर होती है उसे जगाने के लिए, तो पता चलता है कि उसका भाई तो किसी के साथ रोमांस करने में लगा हुआ है। ये देखते ही वो इतनी नर्वस होती है कि वहां से दौड़ लगा देती है। अब उसके पीछे पीछे उसका भाई भागता है और उससे कहने लगता है कि वापस घर चलो, लेकिन वो कहती है पहले वो लड़की जा ले फिर मैं वापस आऊंगी। लेकिन भाई उसे कहने लगता है वो कहीं नहीं जा रही, क्योंकि वो तो मेरी वाइफ है, और ये भी कि तुम जल्द ही एक आंटी भी बनने वाली हो। अब ये सुनकर जीहू तो हैरान रह जाती है। उसकी लाइफ में तो रोमांस और डेटिंग नाम की कोई चीज नहीं थी, और उसका छोटा भाई शादी भी कर चुका है, उसे पता ही नहीं है। और फिर इससे बड़ा शौक उसे तब मिलता है जब डैड कहते हैं कि तुम लोग अच्छे से आपस में रहना। लेकिन यहाँ पर वो ये सुनकर हैरान रह जाती है कि वो एक न्यूलीवैड के साथ कैसे रह सकती है। लेकिन मूव आउट तो जीहू को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये घर उसके भाई जी सियोक के नाम पर है। अब वो जिस रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड्स को ये दुख भरी कहानी सुना रही थी, वहीं पर ही हमारे ड्रामे का मेन लीड भी बैठा हुआ था, और उसका नाम था सेही। सेही यहाँ पर एक टेनेंट से लड़ाई कर रहा था, जिसने इकट्ठे घर में रहने के रूल्स को फॉलो नहीं किया था, और वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट था। और इसी वजह से यहाँ पर उसकी लड़ाई होते होते रह जाती है, जब कुछ लोग आकर उसे संभाल लेते हैं। और फिर उसके बाद वो जैसे ही ऑफिस वापस आता है, तो उसका बॉस, जो कि उसका फ्रेंड भी था, वो उसे कहता है कि आज ओवर टाइम करना पड़ेगा। लेकिन वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि एक्चुअली मेरे घर पर जो कैट है उसे फीड करने के लिए मुझे आज वापस जाना ही होगा। जबकि जीहू अपनी फ्रेंड्स की दी हुई हिम्मत की वजह से घर जाकर डैड से बात करना ही चाहती थी अपने राइट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर उसे न्यूज मिलती है कि उसकी जो भाभी है, उसके यहाँ जो बेबी होने वाला है वो एक बॉय है, और उसके घर में हमेशा से बॉयज को कुछ ज्यादा ही जगह दी जाती थी। अब वो समझ जाती है कि दो बॉयज एक ही फैमिली के, मेरी तो यहाँ पर कोई जगह नहीं रहने वाली। अब जीहू अपने लिए कोई रूम तलाश करने के लिए बैठी हुई थी। इतने में उसकी मम्मी उसके पास आती है और चोरी चोरी उसे कुछ पैसे देकर चली जाती है और कहती है ये डिपॉजिट के पैसे हैं, अगर तुम यहाँ से मूव करना चाहो तो अपने डैड को ना बताना कि मैंने तुम्हें चोरी चोरी पैसे दिए हैं। उसकी मम्मी बाकी घर वालों की तरह कोल्ड तो बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके लिए बहुत स्वीट थी। जीहू बेचारी तो एक पुअर सी लड़की थी, और जैसे ही वो अपने लिए रेंट आउट करने के लिए निकलती है, तो उसे जिस तरह की जगह ऑफर की जाती है वो बहुत ज्यादा मिजरेबल थी। कभी कभी तो दरवाजे ऐसे बंद होते थे कि खुलते ही नहीं थे। ऑफ कोर्स अब वो अकेली लड़की किसी स्लम में तो रह नहीं सकती थी, कुछ और ही ऑप्शन तलाश करना पड़ेगा। अब एक तरफ तो जीहू को अपने रहने के लिए घर की जरूरत थी, और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सही रोज रोज ओवर टाइम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके घर पर कोई हाउसमेट नहीं था जो उसकी कैट का ख्याल रखे या फिर घर की रिसाइकलिंग वगैरह कर सके। और ये बात उसका बॉस सैंग बहुत अच्छे से समझ जाता है। सैंग उसका फ्रेंड भी था, तो उसे ऑफर करने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा टेनेंट जल्द ही तलाश कर दूंगा। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक ठाक ऑफिस में काम करोगे इस नए प्रोजेक्ट पर। फिर जीहू को पता चलता है अपनी फ्रेंड सूजी के थ्रू कि उसके लिए एक ऑफर है, कोई उसे हाउसमेट बना सकता है, और वो भी बिना डिपॉजिट के। लेकिन उसे पता चलता है कि वो कोई क्रेजी इंसान है, जिसे अपने घर में बिल्कुल साफ सफाई चाहिए, हर चीज टाइम पर, और रूल्स कुछ बनाएंगे वो पूरे फॉलो करने होंगे। और यहाँ पर जिस तरह से बात करती है तो लगता है कि वो घर एक लड़की का है। अब जीहू अपने सामान की पैकिंग करके मूव कर रही थी। यहीं पर ही उसका भाई और भाभी उसके लिए केक लेकर आते, क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी, और आज की उसकी विश ये थी कि वो अगले जन्म में एक स्नेल बनना चाहती है, ताकि उसे कोई घर से किक आउट ना कर सके।
अब फाइनली जीहू उस घर पर पहुंच जाती है और यहाँ पर उसने एक कैट का ख्याल रखना था जो कि बहुत क्यूट थी, और उसके साथ साथ घर की साफ सफाई और दूसरे बहुत से काम, और उसे ये रूल्स फॉलो करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि ये सारे काम वो पहले भी बहुत ध्यान से अपने घर में करती रही थी। अब यहाँ पर वो अपने लैंडलॉर्ड की फोटो देखना चाहती थी तो उसे कुछ कोलीग्स की फोटो नजर आती है और उन सब के सब में सिर्फ एक ही गर्ल थी और उसे यही लगता है कि यही मेरी लैंडलॉर्ड होगी। नाम भी उसका कुछ गर्ल्स वाला ही लग रहा था, सही, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही सही एक लड़का होने वाला है। उधर सही को भी यही तसल्ली थी कि मेरे घर पर एक टेनेंट आ चुका है जो कि घर का अच्छे से ख्याल रखेगा, और उसे लगता था कि वो एक बॉय है क्योंकि गर्ल के साथ रहने का तो वो सोच भी नहीं सकता था। अब सही जैसे ही घर आता था वो देखता था कि उसके सारे काम बिल्कुल ठीक ठाक हुए हैं और उसे लगता था कि मेरा नया टेनेंट बहुत अच्छा है। लेकिन वो लोग डिफरेंट टाइमिंग्स पर उठते थे और सोते थे, इसी वजह से उनका कभी भी आमना सामना नहीं हो पाया था। लेकिन वो लोग स्टिकी नोट्स पर एक दूसरे से रोजाना बात करते थे। और आज तो जीहू को एक नोट मिलता है जिसमें सही ने उसे कहा था कि क्यों ना हम दोनों इकट्ठे लंच करें, और वो उसके ऑफिस में पहुंच जाती है और जैसे ही उस लड़की को बाहर देखती है जिसकी फोटो उसने देखी थी तो वो उससे कहने लगती क्या हो हम इकट्ठे लंच करते हैं। लेकिन वो गर्ल उससे थोड़ी रूडली बात करती है। यहाँ पर भी उसे पता नहीं चलता कि वो उसकी लैंडलॉर्ड नहीं है, और वहां से वापस जाते हुए उसकी सही से टक्कर भी हो जाती है और सही बेचारा वहां बैठकर अपने टेनेंट का वेट ही करता रह जाता है कि वो आएगा और हम इकट्ठे लंच करेंगे, लेकिन वो आता ही नहीं है। और उसके बाद जीहू आज बहुत अच्छा सा रेडी होती है। आज एक स्पेशल डे था, उनका एक ऑफिशियल डिनर था और उसके ऑफिस में एक लड़का था जिसका नाम योंगसू था और उस पर उसका क्रश था। उसे लगता था कि योंगसू भी उसे काफी अरसे से लाइक करता है। और तो और उनके ऑफिस के सारे कोलीग्स भी उनको आपस में छेड़ते रहते थे कि तुम दोनों डेट कर सकते हो, 3 साल से फ्लर्ट कर रहे हो। वेल जीहू तो इंतजार में बैठी हुई थी कि कभी योंगसू उसे प्रॉपरली प्रपोज करेगा और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। और उसी रेस्टोरेंट में हमें दिखाते हैं कि सेही भी अपने कोलीग्स के साथ पहुंचा हुआ था डिनर करने के लिए क्योंकि फाइनली उनका प्रोजेक्ट भी ओवर हो गया था। और यहाँ पर सेही रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए उन दोनों के बीच से गुजर कर जाता है। यहाँ पर पहली दफा जीहू को लगने लगता है कि योंगसू से प्रपोज करने वाला है, लेकिन वो नर्वस होकर बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर वो देखती है तो सेही एक फुटबॉल मैच देख रहा था और इस मैच का उसे भी बहुत समय से इंतजार था। वो भी उसी के साथ वो मैच देखने लग जाती है, इवन के थोड़ा ओवर रिएक्ट भी कर देती है जिस पर सही काफी रिएक्ट करता है क्योंकि उसकी एक लिमिट्स थी और वो किसी को वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करने देता था। यहाँ पर एक तरफ योंगसू खड़ा हुआ था और जिस तरह से जीहू उसे देख रही थी तो सही उससे कहता है कि जाओ अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाओ, लेकिन वो कहती है अभी ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और बस उसी के साथ ही दूसरा सीन ये था कि एक लड़की आती है और आकर योंगसू को हक कर लेती है और पता चलता है कि उसकी तो पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है। और ये देखकर जीहू की शक्ल देखने वाली थी, सही भी समझ सकता था कि इस लड़की को कितना हर्ट फील हो रहा है। अब जीहू एक भारी दिल के साथ योंगसू को कॉन्ग्रेचुलेट करती है उसके रिलेशनशिप पर, और उसके बाद वो चुपचाप बस स्टैंड पर बैठी हुई थी अपना टूटा हुआ दिल लेकर। अब उसी बस स्टैंड पर उसके बाजू में आकर सही भी बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही उसे देखता है तो वापस जा रहा था कि तुम मुझे देखकर एम्बैरेस होगी, लेकिन वो कहती है नहीं हम एक दूसरे को इसके बाद कभी भी नहीं देखने वाले, तो एम्बैरेसमेंट किस चीज की। अब वो दोनों इकट्ठे बैठते हैं, थोड़ी देर आपस में बातें करते हैं और सही उसे कंफर्ट करने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि उसके फेस को देखकर लग रहा था कि वो कितनी हार्ट ब्रोकन है। यहाँ पर जीहू भी उसे बताती है कि ये 3 साल मुझसे फ्लर्ट करता रहा था, बिल्कुल ऐसे ही सिग्नल्स देता था कि जैसे मुझे लाइक करता है, लेकिन गर्लफ्रेंड इसने किसी और को बनाया हुआ था तो मुझे क्यों सबजबाग दिखाए। और वो उसे कंफर्ट करने के लिए कोई न्यू कॉर्टेक्स की स्टोरी सुनाने लगता है जो कि कैट्स में नहीं होता। इसी वजह से वो ना तो बोर होती है और ना ही एक खाना खाकर थकती है। कहता है कि हम ह्यूमंस ही हैं जिन्होंने खुद को कैद किया हुआ है, तुम बस माइंड में यही रखो कि जो भी लम्हा आ रहा है वही तुम्हारी जिंदगी है, उसी को जियो। अब वो जाते जाते एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं और यहीं पर ही पता नहीं जीहू को क्या होता है, वो सोचने लगती कि लाइफ में जो लम्हा है सिर्फ उसी को जियो, ना आगे का सोचो ना पीछे का। और ये सोचते ही वो आगे बढ़ती है और सही को किस कर लेती है। ये उसकी फर्स्ट किस थी। अब ये शरारत करने के बाद जीहू काफी खुश नजर आ रही थी, उसे लग रहा था कि उसकी सारी स्ट्रेस दूर हो चुकी है। और वैसे भी वो कौन सा सही को दोबारा कभी देखने वाली थी, वो उसके लिए एक टोटल स्ट्रेंजर था।
जीहू ने तो उसी टाइम पर बस पकड़ ली थी, वो घर पहुंच गई थी, लेकिन से ही वो बस पकड़ना ही भूल गया था शॉक की वजह से। और उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि ये लास्ट बस थी, इसी वजह से उसे घर लौटते बहुत देर लग गई थी। जीहू तो नेक्स्ट डे भी ग्रोसरीज लेते हुए काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। उसने अब तक ड्रामास में बहुत सारे किसिंग सीन्स लिखे थे, लेकिन खुद कभी भी किस नहीं करी थी। ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब वो जैसे ही अपनी बिल्डिंग में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके बाजू में एलिवेटर में से ही खड़ा हुआ है। वो उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है। उसने तो सोचा था कि मैं इसे कभी दोबारा नहीं देखूंगी। अब उन दोनों की एम्बैरेसमेंट आसमान को छू रही थी और से ही तो अपना फ्लोर आने पर उतर जाता है, लेकिन जीहू भूल जाती है। अब वो थोड़ा टाइम एलिवेटर में ही गुजारती है और उसके बाद वो फाइनली अपने वाले अपार्टमेंट में जाने लगती है। वो जैसे ही घर में एंटर होती है उसे लगता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिससे वो बचकर भाग रही है वही इसके घर के अंदर इसके सामने खड़ा हुआ है। अब वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और फिर अपने अपने फ्रेंड को कॉल मिलाते हैं जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पर रहना रिकमेंड किया था। और फिर उनको पता चलता है कि वही तो है एक दूसरे के हाउसमेट जो इतने दिनों से एक दूसरे से बातें भी करते आए हैं। अब से ही थोड़ा सा रीजनेबल बिहेव करता है और जब वो दोनों एक दूसरे के आईडी कार्ड्स भी चेक कर लेते हैं, उन्हें नामों की भी तसल्ली हो जाती है, तो वो यही फैसला करता है कि ठीक है हम ये सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, इसलिए अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा एम्बैरेस तो जीहू हो रही थी जिसने कल उसे एक सरप्राइज किस करी थी। उसके बाद से ही पहुंच जाता है अपने फ्रेंड मिस्टर सैंग के पास और अब सैंग के पास कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदा तो होता है, लेकिन उसके बाद कवर करने के लिए कहने लगता है क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़की है या लड़का, तुम्हारा घर तो अच्छे से संभाल रहा है, तुम किस जमाने में रहते हो। अब गर्ल्स भी बॉयज के साथ टेनेट रह सकती हैं। अब वो जैसे ही शाम को घर आता है तो जीहू उससे कहने लगती है कि मैं आपसे सॉरी करना चाहती थी, मैंने उस दिन बस स्टैंड पर जो भी किया उसके लिए। और यहाँ पर वो आगे से उसे कहने लगता है कि जब तुमने उस दिन मुझ पर अटैक किया था तो मैं डिफेंसलेस था। वो तो उसकी इस हरकत को अटैक और हरासमेंट के अंडर लेकर आ रहा था, लेकिन आगे से जीहू कहने लगती है कि मैं बस पता नहीं किस मूड में थी और मैंने क्या कर दिया, मैंने ना तो आपको हरास किया ना ही अटैक करा। और मुझे जैसे ही कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, मेरे पास थोड़े से पैसे अरेंज होंगे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अभी मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं। और तो और जीहू आज ये भी नोटिस करती है कि जब से ही अपने कमरे में जाता है तो वो अंदर से लॉक भी लगा लेता है। और लॉक की आवाज सुनकर जीहू को बहुत एम्बैरेसमेंट होती है और उसे लगता है कि वो कोई आवारा लड़का है जिसने किसी लड़की को हरास किया हो। अब नेक्स्ट डे जीहू को अपना नया प्रोजेक्ट मिल जाता है और इस प्रोजेक्ट पर उसने योंगसू के साथ काम करना था। योंगसू का सामना करते हुए उसे थोड़ा ऑकवर्ड तो फील हो रहा था, लेकिन फिर वो सोचती है मेरे पास करने को और क्या है, सो लेट्स डू इट। अब वो घर पर ही बैठकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करती रहती थी और उसके बाद घर की पूरी अच्छी तरह से साफ सफाई करती थी, कैट का ख्याल रखती थी और घर को एकदम चमका के रखती थी चकाचक। और हमें सेही को दिखाते हैं वो मिस्टर सैंग से बातें कर रहा था, तो पता चलता है कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह कैलकुलेट करके गुजारता है, कितने साल उसने क्या कर रहा है, कैसे अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैनेज करना है, इवन के वो कितने साल जिएगा और कैसे जिएगा ये सब भी। लेकिन उसकी लाइफ में डेटिंग, लव और इस सब के लिए कोई जगह नहीं थी। आज घर आकर वो नोटिस करता है कि उसका घर इतना पहले कभी भी नहीं चमक रहा होता था और तो और उसका तो चीजों को छूने को भी मन नहीं कर रहा था कि कहीं ये दोबारा से गंदी ना हो जाए। और यही तो सही की सबसे बड़ी वीकनेस थी जिसकी वजह से उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो जीहू को इस घर से किक आउट करे। लेकिन वो ये सोचकर ऑकवर्ड फील कर रहा था कि कहीं कल को उसके और जीहू के बीच कोई लव अफेयर ना स्टार्ट हो जाए। इस बात की तसल्ली करने के लिए वो जीहू के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि उस रात तुमने मुझे किस क्यों करी थी, मुझे एक्सप्लेन करो। वो उससे कहने लगती है कि एक्चुअली किसी को डेट करने के लिए या लव में पढ़ने के लिए बहुत सारा पैसा और टाइम चाहिए होता है। मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स है कि मैं किसी को डेट नहीं कर सकी थी, इसलिए बस इमोशंस में बहकर मैंने पहली किस कर ली थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कभी डेट नहीं कर सकूंगी, शायद आप मुझे ना समझ सके। लेकिन वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ गया, तुम बस रिजल्ट्स तक पहुंचना चाहती थी बिना कोई कॉस्ट के। वो कहता है कि अब मुझे तसल्ली हो चुकी है, एक्चुअली मैं भी चाहता था कि मैं जिसके साथ घर में रह रहा हूँ उसके साथ मेरा कोई भी ऐसा रिलेशनशिप ना हो, हम सिर्फ और सिर्फ टेनेंट बनकर रहें। जीहू कह देती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आप मेरी टाइप के नहीं। वो बोलता है हाँ तुम भी मेरी टाइप की नहीं, तो अब हम एज हाउसमेट्स आराम से तसल्ली से रह सकते हैं। अब वो दोनों घर पर इकट्ठे रहते थे और यहाँ पर वो दोनों कभी कभी इकट्ठे फुटबॉल मैचेस भी देखा करते थे, क्योंकि दोनों का ये इंटरेस्ट तो सेम था। अब यहाँ पर वो एक दफा उससे पूछने लगती है कि देखिए आपके पास सारा कुछ है, घर भी है, स्टेबल जॉब भी है, आप शादी क्यों नहीं कर रहे। लेकिन आगे से सही कह देता है कि ना तो मेरे पास समय है और ना ही इमोशंस है किसी और चीज के लिए, मेरे लिए मेरा घर और मेरी किटी ही सारा कुछ है।
वेल अब एक दिन जीहू जब अपने घर की तरफ आ रही थी तो वहीं पर एक लेडी उसके साथ आती है और वो देख लेती है कि ये तो मेरे बेटे के घर में जा रही है और बस उसके बाद वो बवाल ही मचा देती है। अब उन्होंने सही को बुला लिया था और वो उसकी क्लास लगा रही थी। उससे कहती है कि अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं तो तुम्हारे घर में क्या कर रही है। और सही का कहना था कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तभी तो मैंने इसे घर में रखा हुआ है। लेकिन मामा का सिर्फ इतना ही कहना था कि मैं तभी शांति से मर सकूंगी जब मुझे पता चलेगा कि तुमने शादी कर ली और अपना घर बसा लिया है। वेल अब जीहू को लगता है कि फाइनली उसे मम्मी के प्रेशर की वजह से इस घर से मूव आउट करना ही पड़ेगा और यही बात वो सही से भी करती और वो मान जाता है। अब यहाँ पर जीहू उसे ऑफिस की तरफ से एक जगह रहने को मिलती है जो कि बहुत छोटी थी और मैसी थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर सो सकती थी, शांति से अपना गुजारा भी चला सकती थी। और फिर शाम को जैसे ही सही वापस आता है तो उसे एक नोट मिलता है और उस पर यही लिखा हुआ था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। दूसरी तरफ जीहू हमें बहुत सैड दिखाई देती है। उसकी कहीं ना कहीं वजह ये थी कि उसकी लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं था, ना तो उसकी जॉब जो इतने अरसे से वो कर रही थी और फिर भी वो सिर्फ एक असिस्टेंट राइटर थी, ना ही उसके पास रहने को कोई ढंग की जगह थी, जबकि उसकी फ्रेंड्स वो उसकी निस्बत काफी स्टेबल थी और किसी न किसी रिलेशनशिप में भी। और यहाँ पर आज सूजी का आमना सामना हो जाता है मिस्टर सैंग से। मिस्टर सैंग तो उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि उन दोनों ने एक वन नाइट स्टैंड करा था, लेकिन यहाँ पर सूजी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एक दफा जीहू तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जब भी उसके आइडियाज को रिजेक्ट किया जा रहा था तो अपनी राइटर को कह देती है कि यही सारा कुछ ट्रैश हम अपने ड्रामास में दिखा दिखा के थक गए हैं, हमें कुछ इनोवेटिव चाहिए। लेकिन वो उसे डांट देती है कि तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट करा है। दूसरी तरफ से ही भी आज कुछ खोया खोया दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों से उसे घर बहुत सूना सूना लगता था और तो और वो कभी कभी अपने कैट को खाना देना भी भूल जाता था, क्योंकि ये सारा कुछ तो जीहू की ड्यूटी थी। इमोशनलेस से ही को भी घर में कमी तो फील हो रही थी और वो थी जीहू की। अब जब रात को जीहू ऑफिस की तरफ से दिए हुए एक छोटे से कमरे में सो रही थी तो वहीं पर ही योंग सुक आ जाता है। वो ड्रंक था और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने क्यों बदतमीजी की है राइटर से, अब हम दोनों का प्रोजेक्ट खतरे में है। और वो ड्रंक था, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ ये भी बोल रहा था कि मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो। और बस यहीं पर ही जीहू को कंफर्म हो जाता है कि इतने सालों से इसकी भावनाओं को जानता था लेकिन फिर भी इससे खेल रहा था। वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है और फिर बस वो ऑफिस छोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। अब रात तो बहुत हो चुकी थी लेकिन बेचारी जीहू के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। उसको बहुत नींद आई हुई थी और वो यही सोच रही थी कि क्या मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरे पास ठहरने के लिए भी कोई जगह नहीं, ना ही मैं ढंग से सो सकती हूँ। और बस वो रोते रोते कहाँ जाए उसे कुछ समझ नहीं आती। वो जाकर सीधी सही के घर के बाहर खड़ी हो जाती है। सही भी उसी टाइम पर बाहर से कहीं से आ रहा था। वो उसे देख लेता है और घर में इनवाइट कर लेता है। सही ने यह भी नोटिस किया था कि उसकी कैट भी जीहू को कुछ दिनों से बहुत मिस कर रही है, तो तुरंत ही उसकी लैप में आकर बैठ गई। सही उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो आगे से झूठ बोल देती है। कहती है कि मैंने एक बुरा सपना देखा था, लेकिन सही इतना तो जान चुका था कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है जो ये एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती। वो थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या हम शादी कर सकते हैं। अब उसके मुंह से शादी की बात सुनकर जीहू तो हैरान रह जाती है। वो शॉक्ड थी कि आप क्या कह रहे हैं। तो आगे से कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई चीज बॉदर कर रही है तो समझो मैंने ये बोला ही नहीं, भूल जाओ। अब ये सुनते ही जीहू वहां से भाग नहीं करती है, लेकिन बाहर जाती है। कोई भी टैक्सी इस टाइम पर नहीं चलती थी और यही मैसेज उसे सही ने भी कर दिया था कि टैक्सीज नहीं मिलेंगी, मैंने पासपोर्ट चेंज नहीं किया, तो वहाँ के आराम से अपने कमरे में सो सकती हो। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जीहू की आंख खुलती है तो सुबह के 5 बजे हुए थे और वो कैट को खाना देने लगती है और सोचती है इसे क्यों आज सुबह सुबह भूख लग गई। लेकिन उसी टाइम पर देखती है तो सही काम से वापस आ रहा था। वो सुबह के नहीं शाम के 5 बजे थे। उस बेचारी की पता नहीं कितने रातों की नींद पूरी नहीं थी और वो सारी रात और सारा दिन सोती रही थी। पूरे 14 आवर्स सोने के बाद अब बेचारी के भूख से बुरा हाल था और उसके पेट से जो आवाजें आ रही थी वो सही सुन सकता था, तो वो उसे अपने साथ खाने पर रोक लेता है। एक्चुअली सही को उस पर दया भी बहुत आ रही थी। वो उसके इस तरह से सोने से समझ चुका था कि बेचारी पता नहीं कितने रातों से कंफर्टेबल नींद भी नहीं ले सकी है। अब यहाँ पर हिम्मत करके जीहू उससे पूछ लेती है कि क्या आप मुझे लाइक करते हैं, लेकिन सही उससे कह देता है बिल्कुल भी नहीं। और शादी की बात की वजह से अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो मैंने इस वजह से कहा था क्योंकि मुझे शादी करने की ज़रूरत है, मुझ पर फैमिली का प्रेशर है और देखो तुमसे ज़्यादा बेस्ट पर्सन और कोई हो ही नहीं सकता जिससे मैं शादी करूँ। हम एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं। मुझे एक ऐसा हाउसमेट चाहिए जो कि मेरे घर का अच्छे से ख्याल रखे और मेरी कैट का भी, और तुम्हें एक कमरा चाहिए जहाँ पर तुम्हें रेंट ना देना पड़े। देखो हम दोनों अच्छे हाउसमेट्स बन सकते हैं और यही तो चाहिए होता है एक लिविंग रिलेशनशिप के लिए।
तुमने भी तो कहा था डेटिंग और लव इस सब का तुम्हारे पास समय नहीं है। क्या ये घर से ज्यादा जरूरी होते हैं? अगर नहीं तो फिर तुम ही फैसला कर लेना कि मुझसे शादी करनी है कि नहीं। अब उसके बाद वो अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती है और बेचारी जिस तरह से रात को पजामास में ही मूव करा था अब भी उसी में ही जा रही थी। और ये सब देखकर उसकी फ्रेंड्स को काफी गुस्सा भी आता है उस योंगसू पर। लेकिन वो उसे पूछने लगती है कि हमारे पास आने की बजाय तुम उस लैंडलॉर्ड की तरफ क्यों चली गई? क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, कुछ लवी डवी सा? लेकिन ये बात सुनकर वो शर्मा तो जाती है पर कोई भी जवाब नहीं देती। पर उसकी फ्रेंड्स को ये नहीं पता था कि मिस्टर सेही को तो लगता है कि लव की डेफिनेशन ही नहीं पता। वो लव में बिलीव ही नहीं करता था। वो एक डेटिंग से रिलेटेड ऐप को लॉन्च कर रहा था, तो यहाँ पर भी अपने ख्यालात इस तरह से बताता है कि डेटिंग लोग प्यार के लिए करते हैं, लेकिन शादी का प्यार से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो सिर्फ किसी के डीएनए को प्रिजर्व करने का एक तरीका है। जबकि दूसरी तरफ सूजी का और मिस्टर सैंग का एक दफा फिर से आमना सामना होता है। उसके पीछे छत पर आता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि लास्ट ईयर भी हम दोनों मिले थे। तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी। ड्रंक तो मैं भी था, लेकिन लगता है कि तुम ज्यादा ड्रंक थी, तुम्हें मैं याद भी नहीं हूँ। लेकिन आगे से वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है कि अगर तुम मुझे याद नहीं तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ इम्प्रेसिव था ही नहीं। अब ये सुनकर मिस्टर सैंग सोचने लगता है कि क्या मैं इतना भी नोटिसेबल नहीं कि इतनी मेमोरेबल नाइट से भूल गई है। उधर जीहू को उसकी राइटर एक बहाने से बुलाती है और फिर उसे नहीं पता था कि यहाँ पर योंगसू से भी उसका आमना सामना हो जाएगा। वो योंगसू को देखती है तो उसका मूड बहुत खराब हो जाता है और वो लोग एक्चुअली इनकी सुलह कराना चाहते थे ताकि प्रोजेक्ट पर दोबारा से काम स्टार्ट हो सके। वो योंगसू की सारी गलतियों पर ऐसे पर्दा डालते हैं कि जैसे वो ड्रंक था और ये आजकल के बॉयज और गर्ल्स के बीच एक नॉर्मल सी बात है। वो सारे जिस तरह से नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, ये बात जीहू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो सोचने लगती है कि ठीक है, दुनिया में कोई मुझे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन एक्चुअली मेरी कोई तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उस दिन इसने मुझे सेक्सुअली हरास किया और अब इतने मजे से मेरे सामने बैठा हुआ है। मैं एक विक्टिम थी और मुझसे किसी को कोई हमदर्दी नहीं हो रही। वो इतनी ज्यादा हर्ट होती है कि उनको ये कहकर निकल जाती है कि मैं ये ड्रामा नहीं करना चाहती और प्लीज मुझसे दोबारा कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश न करना। बाहर जाकर वो रोती तो है, लेकिन उसे लगता है कि लाइफ में पहली दफा उसने खुद के लिए कुछ किया है। अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करती है और तो और वो क्राउड के भी जाती है अपना काम भुलाने के लिए। लेकिन इन दी एंड ऐसा होता है कि वो बेचारी अकेली ही रह जाती है। उसकी फ्रेंड एक तो किसी काम से निकल गई थी और दूसरी ड्रंक हो गई थी जिसे उसका बॉयफ्रेंड ले गया था। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो सड़क पे कहाँ फिरे, कहाँ जाए। उसे ऐसे फीलिंग आने लगती है कि जैसे वो होमलेस है और घर की क्या अहमियत है ये इससे ज्यादा और कोई भी नहीं जान सकता था। उधर सेही को आज एक बैग मिलता है और ये लगेज किसी और का नहीं बल्कि जीहू का था, जो कि योंगसू ने भेजा था उस स्टूडियो से निकाल कर। एक्चुअली उसने घर का एड्रेस वहीं का लिखा हुआ था जहाँ सेही रहता था, तो ये सारा लगेज अब सेही को मिल जाता है। अब जीहू वही लगेज लेने के लिए घर पर आती है जो कि सेही ने उसे कहा था कि तुम किसी भी टाइम पर आकर उठा सकती हो। लेकिन वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलती वो देखती है कि आज सेही और उसकी मम्मी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उसकी मम्मी उसे डिफरेंट ब्लाइंड डेट्स पर रिकमेंड करना चाहती थी। उसे लगता था कि ना तो लव में कोई इंटरेस्ट है ना ही मैरिज में। और यहाँ पर उसकी थॉट्स को देखकर जीहू अच्छे से समझ जाती है कि उसने क्यों उस दिन उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया था। अब मम्मी के चले जाने के बाद जीहू बाहर निकलती है और सेही उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं? जहाँ पर तुम रहने गई थी लगता है कि वहाँ से भी मूव आउट करा दी गई हो। अब यहाँ पर जाने से पहले जीहू एक दफा उससे कहती है कि तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी मम्मा ने बात की थी। मुझे लगता है कि तुम शादी में कामयाब हो ही जाओगे। जिस तरह से तुमने मुझे प्रपोज किया था तुम आसानी से कर सकते हो। वो आगे से कहने लगता है कि नहीं, ये मैरिज नहीं है जो मैं चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे तुम चाहिए हो। और ये वो मोमेंट था जब पहली दफा लाइफ में जीहू का हार्ट किसी ने फ्लटर करा था और वो था सेही की वजह से। उसे लगने लगता है कि लाइफ में पहली दफा उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस है किसी के लिए। अब यही सोचती सोचती वो वापस अपने होम टाउन जाने लगती है, क्योंकि सियोल में उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और जॉब भी उसके हाथ से जा चुकी थी। लेकिन बस स्टैंड पर बैठी वो यही सोच रही थी कि लाइफ में पहली दफा कोई ऐसा मिला है जिसे मेरी जरूरत है। लेकिन सियोल से इस तरह से हार के वापस जाना उसे एक्सेप्ट नहीं था, पर कोई रास्ता भी नहीं था। यहाँ पर अचानक से वो देखती तो उसे बस से दिखने लगता है कि सेही आ रहा है। उसे एक उम्मीद सी जागती है कि मुझे रोकने आया है, लेकिन वो एक्चुअली उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आया था जो कि वो उसके घर पर भूल गई थी। पर यहाँ पर उसे एक आशा जागती कि कोई तो है जो उसको अपने साथ ठहराना चाहता है। और वो बस छोड़कर नीचे उतर आती है और उसके पास आकर कहने लगती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जल्दी आंसर देना, क्योंकि ड्राइवर बहुत गुस्से में है, मैं उनको लेट करा रही हूँ। वो जैसे ही यस करता है तो वो बस की तरफ दौड़ पड़ती है अपना लगेज निकालने के लिए। और बस यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था।
और फिर इसके साथ ही हमें जीहू की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। एक्चुअली वो हमेशा से राइटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके डैड इस प्रोफेशन के अगेंस्ट थे। वो उसको इस फील्ड में स्टडीज नहीं करने देना चाहते थे। उनको जब भी गुस्सा आता था तो वो हमेशा खाने की टेबल ही उल्टा दिया करते थे, लेकिन उनकी मर्जी के अगेंस्ट उसने स्टेप लिया था और अपने यही मेजर्स रखे थे अपनी यूनिवर्सिटी में भी। और फिर इन्हीं यादों के साथ हमें आज का सीन दिखाते हैं जब वो दोनों ट्रेन में वापस जा रहे थे। खड़े तो ऐसे थे जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं, लेकिन एक्चुअली वो दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब घर पहुंचने के बाद वो दोनों अपनी अपनी कंडीशंस को सेट करते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग वो दोनों इकट्ठे इस घर में रहेंगे। यहाँ पर जीहू उससे कह देती है कि वाकई मैं सोचती थी कि लव और डेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन तुमने ठीक कहा था, इस वक्त मुझे एक घर की ज्यादा जरूरत है और मैं इस तरह की मैरिज को ट्राई करना चाहती हूँ। वेल, अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जीहू बहुत खुश नजर आ रही थी, बहुत सेटिस्फाइड भी थी। उसे लग रहा था कि इतने सुकून से वो बहुत रातों से सो नहीं पाई थी और उसके फेस पर एक स्माइल थी। फाइनली उसके पास एक घर था जिससे कोई उसे किक आउट नहीं करने वाला। यहाँ पर जीहू से बताती है कि आज मेरे घर वाले सियोल आ रहे हैं एक शादी अटेंड करने के लिए, तो सेही उससे कहने लगता है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, उनसे आज ऑफिशियल मीटिंग हो ही जाए। वेल, अब फाइनली जब जाने का टाइम आता है तो सही बहुत अच्छा सा रेडी होकर बस स्टैंड पर पहुंचा हुआ था और उसे इस तरह से देखकर जीहू काफी खुश होती है क्योंकि वो पूरा रेडी था उसके मम्मी डैडी को इम्प्रेस करने के लिए। और तो उसने उसे सारा कुछ सिखा भी दिया था कि उनके सामने किस तरह से एक्ट करना है, कि हम कैसे मिले और कैसे प्यार में पड़े। और वही सारी बातें जब वो उसे बताती है तो एक्चुअली ये सब उसकी फ्रेंड ने उसे सजेस्ट करा था और इसमें उसने ये भी बोलना था कि मैं इसे सारी जिंदगी एक प्रिंसेस की तरह रखूंगा और आखिरी सांस तक इसे प्यार करता रहूंगा। ये सारा कुछ सही के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो ये करने के लिए तैयार था। वेल, अब सारी फैमिली सरप्राइज रह जाती है जब वो अपने बॉयफ्रेंड को उनसे मिलवाने के लिए अचानक से लेकर आ गई थी। वेल, अब डैड उससे ठीक ठाक इंटरव्यू लेते हैं, उसकी जॉब के बारे में, उसके घर के बारे में पूछते हैं, लेकिन फिर वो ये तो समझ गए थे कि लड़का तो स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर जीयू के भाई को काफी शक हो जाता है। वो एकदम से पूछने लगता है कि जीयू, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, तभी तो जल्दी में शादी कर रही हो। लेकिन सही ये सुनते ही हैरान रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है। बेशक हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। और बस ये सुनते ही डैड का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो छोटे से शहर में रहने वाले छोटे छोटे ख्यालात वाले आदमी थे। वो गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं तुम्हें कमरे में लॉक कर दूंगा, तुम कैसे एक लड़के के साथ एक घर में रह सकती हो। अब ये वो मोमेंट था जब सही को रिएक्ट करना चाहिए था और जीहू उसे याद दिलाती है, उसे नील डाउन करा देती है और फिर उसे डैड के सामने वो सारा कुछ बोलना पड़ता है जो कि सोजी ने रिकमेंड किया था कि मैं इसे प्रिंसेस की तरह रखूंगा और आखिरी दम तक इससे प्यार करता रहूंगा। अब इन रोमांटिक बातों के बाद किसने इनकार करना था शादी के लिए। अब घर पहुंचकर भी सही तो शौक में था, वो कभी किसी लड़की के लिए इस तरह के शब्द कैसे बोल सकता था, लेकिन वो बोल चुका था और वो भी जीहू के लिए। और मुझे तो लगता है कि बहुत ही जल्द ये शब्द सच भी साबित होने वाले हैं। वेल, अब नेक्स्ट स्टेप था सही के मॉम डैड को मनाने का और वो कहने लगता है कि स्टार्ट ऐसे होगा कि मॉम को मैं हम दोनों की इकट्ठी एक फोटो भेजता हूँ और कहता हूँ कि हम डेट कर रहे हैं। इस फोटो को वो रोमांटिक और इकट्ठा दिखाने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, लेकिन क्या करता उसके एक्सप्रेशन साथ नहीं दे रहे थे। वेल, जीहू का हमेशा से सपना था कि उसकी एक क्यूट सी वेडिंग सेरेमनी हो। इसी बारे में वो आकर सही से बात करने की कोशिश करती है, कहती है कि कुछ लोग वेडिंग सेरेमनी भी रखते हैं, लेकिन सही कह देता है कि इस सब की क्या जरूरत है, ये तो प्यार और डेटिंग वालों के चोंचले हैं। मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ पैसे का वेस्टेज है। अब आगे से जीहू भी कह देती है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक्चुअली उसका ये सपना था और वो सोचने लगती है कि मुझे सपने देखने बंद कर देने चाहिए। वेल, अब नेक्स्ट डे आता है। एक तरफ तो जीहू ने अपनी फ्रेंड्स को अनाउंस करना था अपनी शादी के बारे में और दूसरी तरफ से ही भी अपने फ्रेंड मिस्टर सैंग को बता देता है कि मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ। और ये सुनते ही वो हैरान रह जाता है और बताता है कि पता है ऑफिस में क्या गॉसिप्स चल रही थी कि तुम गे हो, कभी तुम्हें किसी लड़की के साथ नहीं देखा, लेकिन लगता है कि अब तुम भी प्यार में पड़ चुके हो। वेल, अब शाम को जीहू अपने सासू माँ के लिए एक बुके लेती है और उसके बाद वो सही के साथ उसके घर पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर लग रहा था कि सही की मम्मी तो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसके डैड गुस्से के काफी तेज नजर आ रहे थे और लगता था कि वो ही घर पर सारा रूल चलाते हैं। यहाँ पर डैड जीहू से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसकी जॉब से रिलेटेड और वो दोनों कैसे मिले और वो कैसे एक दूसरे को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर सही हमेशा जीहू की साइड लेता था और डैड को रोक देता था कि आप इससे कोई भी प्रेशराइज्ड क्वेश्चंस नहीं कर सकते। वेल, इन दी एंड अब फाइनली फैमिली मीटिंग्स तो बहुत अच्छे से ओवर हो ही चुकी थी और अब बारी होनी थी सिर्फ और सिर्फ शादी की तैयारी की।
अब उन लोगों ने फैसला किया था कि वो लोग एक दिन बाद ही ऑफिस में जाकर अपनी मैरिज रजिस्टर करा लेंगे। लेकिन उससे पहले दोनों फैमिलीज पेरेंट्स आपस में मिलना चाहते थे और ऐसा ही होता है, वो लोग उनको एक जगह खाने पर इकट्ठे बुला लेते हैं। लेकिन इस मीटिंग में हमें दिखाते हैं कि जीहू की मम्मी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट, उनका मूड भी खराब लग रहा था इस बात से कि उनकी बेटी की वेडिंग सेरेमनी नहीं हो रही। और इसी बात पर वो लोग बाहर से खड़े होकर सुनते हैं कि एक तरफ तो जीहू की मम्मी और दूसरी तरफ सही के डैड वो लोग जोर डालने लगते हैं कि सेरेमनी तो लाजमी होनी चाहिए। लेकिन मम्मी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इतना अजीब बिहेव इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें पता था कि जीहू का क्या सपना है और वो चाहती थी कि उसका ये सपना वेडिंग सेरेमनी वाला पूरा हो। अब सही जैसे ही घर पहुंचता है तो जीहू भी उससे कहने लगती है कि आई थिंक हमें एक सेरेमनी रख ही लेनी चाहिए। और फिर उसकी ये बात तुरंत ही सही मान भी जाता है और ऑफिस में जाकर कह देता है कि मंडे को मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि एक वेडिंग सेरेमनी है। सब हैरान होते हैं कि किसकी, तो वो कहता है मैं मिस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ही है। अब सही वेडिंग सेरेमनी के लिए मान तो गया था, लेकिन वो लोग चाहते थे कि ये शॉर्ट सी और बहुत क्लोज फ्रेंड्स की रहे। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब उनकी शादी का दिन था। यहाँ पर जीहू जैसे ही रेडी होकर आती है तो सेही उसे देखता रह जाता है। वो वाकई व्हाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, उसकी तारीफ भी करता है। एक्चुअली जीहू को और सेही को उसकी फ्रेंड्स ने पिक करने के लिए आना था, लेकिन वो लोग ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना हम यहाँ से एक टैक्सी करा लें, लेकिन टैक्सी से पहले ही वहाँ बस पहुँच जाती है और वो मजीद लेट होने की बजाय बस में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर बस में सेही उससे कहता है कि मैं हैंडकरचीफ भी लाया हूँ क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि जब दुल्हन रोती है तो दूल्हे को ही उसके आंसू साफ करने पड़ते हैं। ये सुनकर जीहू बहुत हंसती है और कहती है कि मैं तो नहीं रोने वाली। अब फाइनली वो लोग दिखाते हैं कि जीहू जब तैयार होती है तो वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी और वेडिंग का उसका सपना भी पूरा हो चुका था। अब यहाँ पर वो ब्राइडल रूम में देखती है कि उसकी मम्मी ने उसके लिए कुछ रखवाया हुआ है। जब वो खोलती है तो उसमें उसके बचपन की सारी मेमोरीज थी। अब एक तरफ तो सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन दुल्हन थी कि वो बाहर आ ही नहीं रही थी। सही को ये पता चलता है तो वो तुरंत ही अंदर जाता है। यहाँ पर उसकी वो सारी मेमोरीज बिखरी पड़ी थी और उसकी मम्मी को शुरू से ही रियलाइज था कि उस बेचारी को कितना कुछ सफर करना पड़ा है। वो उसकी बचपन से लेकर अब तक की कहानी लिखती है और इतना इमोशनल लेटर था कि इसे देखते ही जीहू रोने लग जाती है। जब उसने पढ़ा था कि उसकी मम्मी कहती है कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी उस तरह की लाइफ जैसे उसकी मम्मी ने जी है। अब इतने में बाहर ग्रूम की एंट्री का टाइम हो चुका था, उसे बुला रहे थे और यहाँ पर फ्रेंड कहती है कि मैं इसे संभाल लूंगी, प्लीज तुम बाहर जाओ। लेकिन सही बाहर जाने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे बगैर मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर तुम दिल हल्का करने के लिए रोना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब इस तरह के शब्द उसने बोले थे कि जैसे वो वाकई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि रियल में उससे उसकी शादी निभाना चाहता है। और शायद यही वो मोमेंट है जब इनकी जरूरत की शादी में प्यार उभरने लगेगा। तो अब से ही जीहू को शांत कराकर अपने साथ बाहर लेकर आता है और यहाँ पर वो दोनों अपनी वेडिंग सेरेमनी में इकट्ठे बहुत सुंदर लग रहे थे। वो सारी रिचुअल्स पूरी करते हैं और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सही की नोज ब्लीड करने लगती है। जीहू उसे साइड पर अंदर लेकर जाती है। वो बोलता है कि सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हुआ है, मैं घर जाऊंगा, थोड़ी देर हमारे घर में जब शांति से सोऊंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उसने अपने घर को हमारा घर बोला था। ये सुनकर जीहू के फेस पर जो स्माइल आती है और जो खुशी थी वो देखने वाली थी। ये सेटिस्फैक्शन उसे पहले कभी भी नहीं मिली थी कि कोई उसका भी अपना घर है। अब थोड़ी देर बाद जीहू की मम्मी भी आकर सेही के पास बैठ जाती है। वो उनको यही तसल्ली देता है कि आप अपनी बेटी के बारे में ज्यादा फिक्रमंद मत हो। जहाँ तक मैंने देखा है आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, उसने अब तक बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं और वो जरूर सक्सेसफुल रहेगी। वो ये कहता है कि मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं उसे हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि ये झूठा प्रॉमिस होगा। मम्मी भी आगे से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी ये ऑनेस्टी पसंद आई क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी को खुश रखना बहुत मुश्किल है। हर कोई अपनी खुशी का खुद रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे ही सेरेमनी ओवर होती है तो भाभी जाने से पहले जीहू के कान में कहकर जाती है तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत टॉल और हैंडसम है। और यही बात जीहू के माइंड में रह जाती है। वो बार बार सही को इसी नज़र से देख रही थी। और इसके साथ साथ इसी शादी पर मिस्टर सैंग की मुलाकात एक दफा फिर से हो जाती है सूजी से। अब तो उनके बीच कॉमन फ्रेंड्स भी पाए गए थे तो इसीलिए वो सूजी के क्लोज होने की कोशिश करने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि जीहू ने बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी किया हुआ था और सही भी आ जाता है। वो उससे कहती है कि हमारा वेडिंग प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल रहा।
और इसी खुशी में मैंने एक स्पेशल नाश्ता बनाया है। यहाँ पर से ही उसकी तारीफ करता है कि तुम एक बहुत अच्छी कुक हो और ये स्किल मुझे बहुत पसंद है। अब उसके बाद आज जीहू बाहर निकल जाती है अपने लिए कोई जॉब तलाश करने के लिए। यहाँ पर उसे एक रेस्टोरेंट पर एक पार्ट टाइमर के लिए कोई काम लिखा हुआ दिखाई देता है। वो पूछती है तो रेस्टोरेंट का ऑनर वैसे तो इस वक्त बहुत बिजी था, लेकिन उससे कहता है कि एक काम में मेरी हेल्प कर दो, बॉक नाम गुम हो गया है। उसे मैंने पिंक शर्ट ला कर दी थी, वो पहनी थी और उसके ब्राउन कलर के करली करली से हेयर है, वो बहुत क्यूट है। मैं जरा सा किचन में गया, उस पर थोड़ा सा गुस्सा किया था और वो नाराज होकर यहाँ से भाग गया है और उनके अंदाज से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपने पप्पी की बात कर रहे हैं। अब जीहू जगह जगह गाड़ियों के नीचे से बॉक नाम को आवाजें देते हुए तलाश कर रही थी। वहीं पर एक लड़का खड़ा था और हमें दिखाते कि उसने भी पिंक कलर की शर्ट पहनी थी और उसके बाल भी कुछ ब्राउन कलर के करली करली ही थे। वो उससे भी पूछने लगती है कि आपने कहीं बॉक नाम को देखा है, एक बहुत क्यूट सा पप्पी है साथ वाले रेस्टोरेंट वालों का। वो उससे कहने लगता है कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, अगर मुझे मिला तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर लग रहा था कि वो लड़का जीहू की इस क्यूटनेस से काफी इम्प्रेस हुआ है। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिस्टर सैंग एक दफा जीहू को बाहर से गुजरते हुए देख लेते हैं, तो वो उसे पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती ऑफिस में ले आते हैं और बाकी कोलीग से भी मिलवाते हैं। साथ ही साथ वो सही का डेस्क भी देख रही थी जो कि उस टाइम पर मीटिंग में था। बाद में सारे लोग इकट्ठे बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और यहीं पर ही बातें करते हुए सब लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन लगता है कि सही को हमेशा रिजर्व रहना पसंद था। वो पहले ही इमोशनलेस और रोबोट टाइप का इंसान था, लेकिन यहाँ पर किसी से इतना घुलता मिलता नहीं है। उसके बाद वो दोनों घर भी इकट्ठे वापस आते हैं, लेकिन यहाँ पर सही का मूड अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जीहू बहुत खुश थी और कहती है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ घर जा रही हूँ और ये चीज मुझे बहुत खुशी दे रही है। और फिर घर पहुंचते ही वो कैट को उठाती है और उसका नाम भी उसने अपसी डपसी रख दिया था। सही उसका इस तरह से सबसे घुलना मिलना और उसकी चीजों को अपना समझना ये देखकर काफी हैरान रह जाता है। और फिर वो तुरंत ही उसे कह देता है कि एक्चुअली तुम्हारा इतना करीब आना और मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करना मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा है। हमारी बीच एक लाइन होनी चाहिए। हमारी डिफरेंट लाइव्स है, अपनी अपनी प्राइवेट लाइफ ही गुजारें तो बेहतर रहेगा। और ये कहता हुआ वो उससे अपनी कैट भी ले लेता है। और उसके बाद बेचारी जीहू रात को काफी सैड नजर आती है। वो सोचने लगती है कि मैं भी शायद हमारा बोल सकती थी किसी चीज को, लेकिन अब मुझे अधिकार नहीं रहा, इसने तो हमारे बीच लाइन डिफाइन कर दी है। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो नाश्ते की टेबल पर सही को क्लियर कर देती है। उससे कहती है कि प्लीज आइंदा हमारा शब्द मत बोलना। मैं थोड़े अरसे के लिए कंफ्यूज हो गई थी जब तुमने बोला था हमारा घर हमारा नेबरहुड। मुझे अब समझ आ गई है कि कुछ भी हमारा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है और हम एज लैंडलॉर्ड और टेनेंट ही रहेंगे। आइंदा प्लीज मुझे कोई कंफ्यूजन देने की कोशिश ना करना। और उसके बाद वो अपना नाश्ता करने लगती है। और इसके अलावा ना तो आज उसने इसे राइस बाउल सर्व किया था और ना ही उसके लिए टेबल पर कोई चॉपस्टिक्स रखी थी। वो टोटली कोल्ड बिहेव कर रही थी। अब खुद को अनइनवाइटेड देखकर सही भी जाकर खामोशी से सोफे पर बैठ जाता है। इतने में उसे कॉल आती है। खाना खाते हुए वो कॉल स्पीकर पर उठा लेती है और ये कॉल थी उसी लड़के की तरफ से जो कि एक्चुअली बॉक नाम था, लेकिन उसे वो एक पप्पी समझ रही थी। वो उससे पूछने लगता है डायरेक्टली कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो एक दफा एक लम्हे के लिए सोचती है और सामने बैठे सही को देखती है और फिर उसके बाद कह देती है नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। वो सोचने लगती है कि अगर इस तरह से ये हर्ट होता है तो मैं इसे हर्ट करना चाहती हूँ। तो अब बॉक नाम उसे एक बहाने से उसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला लेता है कि वो डॉग भी तुम देख लोगी जो खो गया था और इसके साथ साथ शायद तुम्हें वहाँ जॉब का चांस भी लग जाए। उधर से ही जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वो लोग देखते हैं कि उनके नए डेटिंग वाले ऐप पर एक हॉटेस्ट मेंबर आया है। सबसे ज्यादा रेटिंग उसी को मिली है और वो है बॉक नाम, जिसने अब तक का हाईएस्ट स्कोर किया है। हर कोई उसे देखकर यही कह रहा था कि ये लड़का कितना हॉट है। सभी जेलस फील कर रहे थे। जीहू जैसे ही पहुंचती है वहाँ पर वो लड़के को देखकर कहने लगती है कि मुझे यहाँ जॉब नहीं मिल सकती, मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो अंदर लेकर उसे जाता है और कहने लगता है वहाँ के ऑनर को कि अगर ये यहाँ काम नहीं करेगी तो मैंने भी काम नहीं करना। और यहीं पर ही वो देखती है कि उसके यूनिफॉर्म पर तो बॉक नाम नेम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वो कितनी डम थी, वो इसको एक पप्पी समझ रही थी जो कि खुद एक इंसान था। और फिर थोड़ी ही देर बाद यहाँ से जीहू को जाना पड़ता है एक डिलीवरी देने के लिए और बॉक नाम उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। उसी एरिया में करीब ही सही का भी ऑफिस था और उसका स्टाफ इकट्ठे ड्रिंक करते हुए जा रहे होते हैं कि सही अपने स्टाफ के साथ जब रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा हुआ था तो यहीं पर ही वो देख लेता है कि जीहू एक और लड़के के साथ है।
और वो यहाँ पर जिस तरह से जीहू के बाल ठीक कर रहा था तो सारा स्टाफ देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचने लगते हैं कि सही को कितना बुरा लग रहा होगा अपनी वाइफ को किसी और लड़के के साथ देखना। इतने में यहाँ पर जीहू बॉक नाम को कंफर्म कर देती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मेरा एक हस्बैंड है, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन बॉक नाम का कहना था मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो फिर मैं करता हूँ। अब घर आकर वो सेही को बताने लगती है कि आज मुझे एक नई जगह जॉब मिल गई है। तो आगे से सेही भी कहता है कि हाँ, मैंने और मेरे सारे कोलीग्स ने तुम्हें देखा था वहाँ पर एक लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए। वो ये सुनते ही उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं, लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि मैं क्यों गुस्सा करूंगा। तो जीहू को ख्याल आने लगता है कि वाकई इसके मेरे बीच रिश्ता ही क्या है, इसे क्या फर्क पड़ता है। अब नेक्स्ट डे भी वो दोनों इकट्ठे बस में बैठकर अपने काम पर जा रहे थे। यहाँ पर जीहू उससे थोड़ा क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ख्याल आने लगता है कि नहीं, हम नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे इसी से तो सही ने रोका था कि हम एक मैरिड कपल नहीं हैं। और फिर से ही ये भी देखता है कि वो जैसे ही अपने स्टॉप पर उतरती है तो आगे अपने बाइक पर बॉक नाम भी खड़ा हुआ था और वो दोनों काफी क्लोज दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर बॉक नाम सारा टाइम उसके साथ बहुत स्वीट रहता है, उसकी काम में भी हेल्प करता है और एक दो दफा तो उसके हेयर भी टाई कर देता है। अब उसी दिन सेही के सारे कोलीग्स जबरदस्ती उसे भी अपने साथ लिए उसी कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर जीहू काम करती है। यहाँ पर से ही सारों को ट्रीट देने के लिए उनको कॉफी लेकर देता है और ऊपर से बॉक नाम आ जाता है जो कि सारों को अपनी तरफ से चीज केक प्रेजेंट करता है। वो सब उसका थैंक्स करते हैं और कहते हैं कि कहीं तुम बहुत रिच तो नहीं जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम सीखने के लिए आया हो, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस करने। लेकिन वो कहने लगता है कि ऐसा तो कुछ, और अगर आप लोग मेरी महंगी बाइक देखकर ये सब सोच रहे हैं तो इतना बता दूं कि मैंने घर नहीं खरीदा, पहले बाइक खरीद ली है। और यहीं पर ही सेही की और बॉक नाम की आपस में बहस हो जाती है इसी बात को लेकर कि घर ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या फिर अपनी करंटली लाइफ को एंजॉय करना। अब थोड़ी देर बाद से ही अपने स्टाफ के साथ वहां से चला जाता है और फिर वहां से वापस जाते हुए उसकी कोलीग उससे कहने लगती है कि ये बॉक नाम लड़का बहुत हैंडसम है और ये भी लग रहा था कि ये जीहू से बहुत क्लोज है, क्या तुम्हें जेलसी फील नहीं होती। वो ऊपर ऊपर से तो शो कराता है कि नहीं, लेकिन उसकी कोलीग कहती है कि सारा समय साफ नजर आ रहा था कि तुम कितना जल रहे थे। अब वापसी के टाइम पर जीहू बस का वेट कर रही थी, लेकिन एक बस वो ये सोचकर छोड़ देती है क्योंकि उसे उसमें बैठा हुआ सही नजर नहीं आता, जबकि सही को आज लेट हो गया था। उसकी कोलीग्स लिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये सोचकर खुद ही जाने लगता है कि शायद रास्ते में जीहू से उसकी मुलाकात हो जाए। लेकिन जीहू को तो आकर बॉक नाम अपनी बाइक पर बिठाकर लिफ्ट देने की बात करने लगता है। पहले तो वो हेजिटेंट होती है, लेकिन फिर सोचती है कि मेरा सही से क्या रिश्ता, और उसके साथ चली जाती है। वो उसे अपने साथ लेकर आता है सबसे पहले एक हिल पॉइंट पर, यहाँ से शहर का नजारा बहुत सुंदर था। वो उसे लाइटिंग्स दिखाता है और उन दोनों का मूड काफी अच्छा हो जाता है। सारे दिन की थकावट वो भूल चुके थे, लेकिन यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि मेरा एक हस्बैंड है, तुम इस तरह के काम मेरे से ना किया करो जो कि मुझे लगे कि हम डेट पर हैं। वो उससे पूछने लगता है कि अगर तुम मैरिड ना होती तो फिर तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल था। तो वो उससे कहने लगती है कि सभी तुम्हारे बारे में यही कहते हैं कि तुम काफी हैंडसम हो और तुम्हारे अपने फेस पर भी यही लिखा हुआ है कि मैं कितना गुड लुकिंग हूँ। अब वो वापस उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और उसे एक बुक भी देता है कि तुम रीड करना, और यहीं पर ही उन दोनों को इकट्ठे से ही भी देख लेता है, जो कि पहले काफी निराश हो गया था कि जीहू बस पर और ना ही बस स्टैंड पर नजर आई थी। अब वो घर आते हैं। सही बहुत परेशान लग रहा था, उसकी कैट बीमार थी। वो उसे ऑफर करने लगती है कि कल मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाऊं, तुम तो काफी बिजी होते हो। लेकिन वो उससे कह देता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां खुद ही पूरी कर लूंगा। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि सही बॉक नाम के पास आया था और उससे कह रहा था कि तुम्हें मेरी वाइफ को घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि रात को ऐसे अकेले डेंजरस होता है, लेकिन सही कहता है कि अगर तुम्हारे साथ हो तो फिर ये ज्यादा डेंजरस है। लेकिन साथ ही बात बदल देता है क्योंकि मोटरसाइकिल एक डेंजरस सवारी है, और उस पर इसी बात पर टॉन्ट भी करने लगता है कि घर से पहले तुमने एक बाइक खरीद ली है। और फिर बॉक नाम भी ये बात फील करता है, जाते हुए कहने लगता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसलिए मैं समझदार भी नहीं हूँ, बस मुझे जो चाहिए होता है वो मैं हासिल करके ही रहता हूँ। अब वो अपनी बाइक के बारे में कह रहा था या फिर जीहू के बारे में, ये तो सही सोचेगा। लेकिन अब वो इतना जेलस हो गया था कि थोड़ी देर बाद वो जीहू को कहने लगता है कि कल प्लीज मेरी कैट को लेकर हॉस्पिटल चले जाना, क्योंकि मुझे अर्जेंट कुछ काम है। और एक्चुअली काम ये था कि सुबह ही सुबह उनकी एक मीटिंग थी, क्योंकि उनकी डेटिंग ऐप पर कुछ स्टॉकर्स पाए गए थे और उन्हीं की लिस्ट में एक बॉक नाम का भी अकाउंट था। अब वो लोग ऑफिस में सुबह ही सुबह मिलते हैं और इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन वो ये पब्लिक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनका हाईएस्ट रेटिंग मेंबर था।
पर उसके बारे में जो सबूत थे वो अभी तक बिल्कुल भी पक्के नहीं थे, इसलिए वो ये सोचने लगता है कि मैं जीहू को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा जब तक कंफर्म नहीं होता। आज से ही दोबारा से उस कैफे में आता है और वो एक चीज नोटिस करता है, और वो ये थी कि बॉक नाम के करीब करीब हमेशा एक टूल्स वाला बैग रहता था जो कि उसकी बाइक पर भी उसके साथ होता था। ये देखकर उसे कुछ सस्पिशियस भी लगता है। अब वहाँ से बाहर निकलते हुए कोलीग सही को यही बता रही थी कि जो बॉक नाम की बाइक खड़ी हुई है ये कितनी महंगी है, ब्रांडेड कार जैसी इसकी कीमत है। और यहीं पर ही एक बाइक सही से टकराने वाली थी कि वो बाइक के मिरर को बचाते बचाते खुद को चोट लगवा लेता है, क्योंकि उसे पता था कि ये बाइक बहुत महंगी है। अब सीधा उसका सर फट गया था और ये सीन जीहू के साथ साथ उसकी फ्रेंड्स भी देख लेती हैं। और जब वो अपने स्टिचेस लगवाता है तो जीहू को सबके सामने काफी एम्बैरेसमेंट फील होती है कि उसका हस्बैंड इतना कंजूस है कि खुद को चोट लगवा ली। जीहू भी सही से यही बात पूछने लगती है तो सही उससे कहता है कि अगर मैं बाइक का मिरर पकड़ लेता तो मैं तो बच जाता, लेकिन वो टूट जाता और पता है उसकी कॉस्ट ज्यादा है, इससे बेहतर मैं खुद ही खुद को स्टिचेस लगवा लेता। अब वो जीहू से कहने लगता है कि तुम वहीं क्यों जॉब करती हो, क्या कहीं और ट्राई नहीं कर सकती। अब जीहू को लगता है कि शायद ये एम्बैरस होता है कि मैं एक छोटे से कैफे पर काम कर रही हूँ, लेकिन वो उसे क्लियर कर देती है कि ना तो मेरे पास एक्सपीरियंस है और मेरे इस फील्ड में कोई काम नहीं, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए यही काफी है। लेकिन एक्चुअली सही के मन में ये बात तो थी नहीं, वो तो इसी वजह से परेशान था कि कहीं बॉक नाम सस्पिशियस कैरेक्टर का मालिक ना हो। अब वो जब उस पर और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो पता चलता है कि उसे एक दो और ऐप से भी बैन कर दिया गया था और उसकी वजह भी उसकी स्टॉकिंग ही थी। अब सही को जीहू की बहुत फिक्र होती है, वो उसे कॉल करके कहने लगता है कि आज घर तुम बस पर ही आना, वो ज्यादा सेफ होती है। और फिर कहने लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं क्योंकि मैंने कैट को भी वापस लेकर आना है हॉस्पिटल से, मैं तो टैक्सी पर आऊंगा। और हाँ, आज फुटबॉल का मैच भी है, इसलिए तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल की थी। अब जीहू थोड़ी सी निराश हो जाती है कि कैट को तो ये टैक्सी पर ला रहा है और मुझे बोल रहा है कि बस ज्यादा सेफ होती है। अब जब वो बस स्टॉप पर बैठी हुई थी तो बॉक नाम उसके पास आता है और कहने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही केयरिंग नहीं है, कैट को तो खुद लेने गया है और तुम उसके ऑफिस से एक स्टॉप दूर हो, तुम्हें तो लेने खुद नहीं आता। अब ये सुनकर वो अपसेट हो जाती है और बॉक नाम के साथ एक ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। जबकि सही ने सारी इन्वेस्टिगेशन का कहा हुआ था तो उसे पता चलता है कि आजकल पुलिस स्टेशन में एक ऐसे क्रिमिनल का चर्चा है जो कि लड़कियों को पकड़ लेता है, उनको किडनैप करता है और उसके पास टूल किट होती है जिसके थ्रू वो उनका शिकार करता है। और बस टूल किट का सुनते ही उसे बॉक नाम का ख्याल आ जाता है और साथ ही साथ उनके ऐप पर भी उससे रिलेटेड स्टॉकर होने की कंप्लेंट्स आई थी। अब उसी टाइम पर जीहू उसके साथ बैठी हुई थी एक हिल पॉइंट पर। यहाँ से जब वो बाइक पर बैठ रही थी तो उस टाइम पर उसका बैग नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से उसका फोन बस स्टॉप पर ही छूट चुका था। अब बॉक नाम उससे बातें करने लगता है और यहाँ पर उसकी बातें भी बहुत सस्पिशियस लग रही थी। साफ पता चल रहा था कि उसे अंदाजा हो चुका है कि इसकी जो मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और ये लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते और इन्होंने शादी सिर्फ इस वजह से की है कि अपनी कोई नीड पूरी करनी थी। और ऑफ कोर्स जीहू की तो फाइनेंशियल नीड्स थी, उसे एक घर चाहिए था। और उसी टाइम पर सही को बस स्टैंड पर गिरा हुआ फोन मिलता है जीहू का, जिस पर वो बार बार कॉल्स कर रहा था। और उसी टाइम पर बॉक नाम जीहू को यही कह रहा था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी कितनी केयर करता है, अगर तुम्हें यहाँ इसी वक्त कुछ हो जाए तो क्या वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा, इतना भरोसा है उस पर। और बस यही कहता हुआ वो एक टूल निकालता है अपनी टूल किट से और वापस उसी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में सही पहुंच जाता है जो कि तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं लोगों पर हाथ नहीं उठाता। जाता है, सबसे पहले उसकी बाइक का मिरर तोड़ता है और फिर उसके बाद एक टांग मार और उसकी इतनी एक्सपेंसिव बाइक को डैमेज कर देता है और कहता है कि इससे तुम्हें ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी तुम्हारे मेडिकल खर्चे से। और फिर हाथ बढ़ाता है, जीहू से कहता है चलो चले। अब ऑफ कोर्स जीहू को ये जवाब तो मिल चुका था, उसका हस्बैंड अपनी जान पर खेल कर यहाँ पर उसे बचाने के लिए पहुंच चुका था। अब वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपने साथ लेकर जाता है। रास्ते में अपना गिरा हुआ बैग और अपनी जैकेट भी उठाता है। बस में भी सारा टाइम उसने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ था, फिर एलिवेटर में भी और घर पहुंचने तक। इवन के जब वो नहाने जा रहा था तब भी उसे रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो उसका हाथ पकड़े उसे भी अपने साथ नहलाने लेकर जा रहा है। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने जीहू का हाथ अभी तक नहीं छोड़ा तो वो एम्बैरस हो जाता है। सही का ये रूप आज बहुत हॉट लग रहा था, वो जिस तरह से अपनी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ की प्रोटेक्शन कर रहा था। वेल अब थोड़ी देर बाद वो फुटबॉल मैच देखते हुए उसे बताता है
कि एक्चुअली बॉक नाम का डाटा पता चला है, तो ये मालूम पड़ा है कि उसका अकाउंट एक स्टॉकर का है और इसके साथ साथ वो उसे टूल किट वाले एक क्रिमिनल के बारे में भी बताने लगता है। वो उससे पूछती है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो वो उससे यही कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि ऐसे ही किसी की जॉब को क्यों रिस्क में डालूं, और तुमने भी कहा था कि मुझे बहुत मुश्किल से जॉब मिली है और मैंने तुम्हारी मम्मी से वादा किया था कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। आज जीहू को रियलाइज होता है कि शायद वो सही को पहले कभी समझ ही नहीं पाई थी। सही भी उसे क्लियर कर देता है कि मैंने तुमसे फासला रखने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पता नहीं 2-4 साल में कब खत्म हो जाए, और उसके बाद हम एक दूसरे की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए ताकि कल को तुम्हें मुझे छोड़ते हुए जरा भी दिक्कत ना हो। अब उसके बाद वो अपने कमरे में बैठकर उसे फोन पर कॉल करती है और बताती है कि बॉक नाम को पता नहीं कैसे पता था कि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड हो, शायद उसने लैंडलॉर्ड का नाम देख लिया था जो मैंने तुम्हारा सेव करा हुआ था। वो उससे कहता है कि देखो, लोगों को दिखाने के लिए ही सही तो मेरा नाम हस्बैंड के नाम से सेव करो या फिर एटलीस्ट सही ही लिख लो। जीहू ने भी उससे पूछा था कि तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है, लेकिन वो कह देता है कि मैंने टेनेट के नाम से सेव किया है, लेकिन एक्चुअली उसने उसका नाम वाइफ लिखा हुआ था। और फिर फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि एक्चुअली सही को इस तरह से पता चला था कि उस टाइम पर जीहू कहाँ है, क्योंकि उसने उसकी पोस्ट चेक करी थी। वो उसी व्यू पॉइंट पर 2 दिन पहले भी गई थी और ऑफ कोर्स वो उस दिन बॉक नाम के साथ थी, तो आज भी वो उसे वहीं लेकर गया होगा। और यहाँ पर ना तो उसे अपनी जान की परवाह थी और ना ही अपनी एनर्जी की। वो अपनी हर चीज फेंकता हुआ बस उसे बचाने के लिए हर हाल में वहाँ टाइम पर पहुँचना चाहता था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जीहू उठती है तो सही भी अपने कमरे से निकलता है और यहाँ पर उसने लाइफ में पहली दफा उसके साथ एक जोक भी किया था अपनी कैट से रिलेटेड, और ये सुनकर जीहू भी हैरान होती है कि इस रोबोट को भी कोई जोक करना आता है। अब थोड़ी ही देर बाद उनको पता चलता है कि वो क्रिमिनल पकड़ा गया है टूल किट वाला। अब उनको यही लगता था कि वो बॉक नाम है, तो अब जैसे ही वो रेस्टोरेंट जाती है तो पता चलता है कि बॉक नाम तो सामने बैठा हुआ है, और उधर सही को भी मालूम पड़ता है कि वो क्रिमिनल कोई और था और एक्चुअली वो बॉक नाम का नेम यूज कर रहा था और उसका अकाउंट हैक करके यूज करता था। बॉक नाम तो एक्चुअली उस रेस्टोरेंट के ऑनर का बेटा है। अब डैड बुला लेते हैं और सही को अपने सामने बिठा लेते हैं कि मेरे बेटे की इतनी एक्सपेंसिव बाइक को तुमने क्यों इतना डैमेज करा। पर किसी तरह से बॉक नाम अपने डैड को शांत कराता है और फिर खुद ही इस मामले को हैंडल करने लगता है। कहता है कि आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का तो मुझे इस तरह से पता चला था कि उस दिन जब बस में आप दोनों जा रहे थे तो मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी, मैं उसी बस में बैठा हुआ था और तो और उसी वेन्यू में उस टाइम पर पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, इसलिए उसने सब कुछ नोटिस कर लिया था कि इनकी एक फेक मैरिज है। और वो ये भी कहता है कि कल रात को वो टूल मैंने सिर्फ और सिर्फ बियर की बॉटल ओपन करने के लिए उठाया था, जीहू को मारने के लिए नहीं। और अब जो कल रात हुआ था उसके बाद जीहू की फ्रेंड्स उस पर रश्क करने लगती हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी कितनी केयर करता है, वरना 2 दिन पहले तो वो उसे एक कंजूस इंसान समझ रही थी जो कि बाइक का मिरर बचाते बचाते खुद को घायल कर बैठा था। अब जीहू भी बहुत खुश नजर आती है और जैसे ही वो बस स्टैंड पहुंचती है कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है जब वो देखती है कि वहां पर सही खड़ा उसका वेट कर रहा है। सही उससे कहता है कि कल मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि हम एक साथ रहते हैं, और आगे से जीहू भी कहने लगती तूने बिल्कुल एक काइंड लैंडलॉर्ड वाली ड्यूटी की है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट डे सही दोबारा से आता है जीहू वाले कैफे पे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे और यहाँ पर उनको देखकर बॉक नाम स्माइल कर रहा था। उसके जाने के बाद जीहू को बॉक नाम बताता है कि जब तुम्हारा हस्बैंड साइड मिरर के लिए पे करने के लिए आया था कंपनसेशन, तो मैंने उससे पूछा था उसने तुमसे शादी क्यों करी। जो उसने जवाब दिया तो उसके शब्दों ने मेरे हार्ट को टच कर लिया। क्या जवाब था ये वो बता तो देता है जीहू को, लेकिन हमें अभी पता नहीं चलता। लेकिन जीहू आज इतनी खुश थी कि उसे अंधेरा आसमान भी इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि ये देखकर सही भी हैरान रह जाता है। और फिर घर आकर वो दोनों इकट्ठे अपने वेडिंग एल्बम को देखते हैं। जीहू बहुत शर्माती है और कहने लगती है कि फ्रेंड्स तो जितने कम हो अच्छे होते हैं, ये तुम्हारा ख्याल है क्या? प्यार के बारे में तुम्हारा कुछ ख्याल है? जीहू को तो लगता था कि बस लाइफ में एक दफा ही प्यार मिलना बहुत होता है। सही भी आगे से उसे यस बोल देता है। एक्चुअली जीहू को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे वाकई लाइफ में पहली दफा लव हो चुका है, और वो भी सही से। जबकि उधर अंदर सही को दिखाते हैं वो आज अपनी कुछ पुरानी यादें एक बॉक्स से निकाल कर देखने लगता है, और वो था एक मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म। लेकिन उसमें वाइफ के खाने में उसके नाम के साथ एक और लड़की का नाम था जो कि था जंगमिन। अब शायद यही जंगमिन सही का फर्स्ट लव होगा, और अगर ये बात जीहू को पता चली तो उसका कितना दिल टूटेगा ये तो हमें आगे चल के ही पता चलने वाला है। अब अगर हम ये कहें कि जीहू तो नई नई प्यार में पड़ चुकी है तो ये गलत नहीं होगा। उसे हर जगह बस सही का ही फेस नजर आता है। और तो नेक्स्ट मॉर्निंग वीकेंड था। वो उठता है, ना उसने मुंह हाथ धोया था ना ही कंघी करी थी, लेकिन फिर भी वो उसे इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि लगता था यही दुनिया का सबसे हैंडसम बॉय है। प्यार वाकई अंधा होता है।
अब थोड़ी देर बाद घर पर सही की मम्मी आ जाती है और वो बहुत अच्छे से जीहू से बिहेव कर रही थी, लेकिन उनके व्यवहार को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जीहू से यही चाहती हूँ कि वो सही का और उसके घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखे। उसके बाद सही उनको सी ऑफ करता है और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि सही की अपने डैड से कोई बहुत पुरानी लड़ाई हुई थी और आज तक उसने वो लड़ाई ही नहीं भुलाई, डैड से सुलह ही नहीं करी। डैड तो उसका मॉर्गेज भी पे करना चाहते हैं जो घर पर है, लेकिन वो इनकार कर देता है। सही आज सैलून में बैठा खुद पर यही गौर कर रहा था कि जीहू को मेरे फेस पर ऐसा क्या दिखा जो आज बार बार मुझे देखे जा रही थी, और आज पता नहीं क्यों वो एक जबरदस्त सा न्यू स्टाइल का हेयर कट भी करा लेता है। और जैसे ही वो जीहू के सामने आता है, जीहू तो वैसे ही उसकी दीवानी हुई थी। उसे लगने लगता है कि ये कितना हैंडसम लग रहा है। वो उसकी काफी तारीफ भी करती है कि नया हेयर स्टाइल तुम्हें बहुत सूट कर रहा है, लेकिन ये हेयर स्टाइल एक्चुअली उसने अपने स्टिचेस छुपाने के लिए किया था। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जीहू इतनी खुश इसलिए है क्योंकि एक्चुअली बॉक नाम को सही ने यही कहा था कि मैंने जीहू से शादी इसलिए की है कि ना सिर्फ वो प्रिटी है बल्कि मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और वो बहुत अच्छी डिफेंडर भी है। और गर्ल्स को तो लव से भी ज्यादा रिस्पेक्ट कूल लगती है, इसलिए अपने लिए रिस्पेक्ट का शब्द सुनकर उसे सही बहुत अच्छा लगने लगा था। वो आज ग्रोसरी की शॉपिंग करते हुए उससे यही बात पूछ भी लेती है और वो आगे से उसे कहने लगता है कि हाँ, अब तक जितने भी टेनेंट्स आए तुम उनमें सबसे जबरदस्त हो, टॉप लिस्ट पर हो, तभी तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और बस यही सुनना था कि बेचारी जीहू के सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि सही ने ये भी बोल दिया था कि शादी तो हमने सिर्फ अपने इंटरेस्ट्स की खातिर की है। वो यही सोचने लगती है कि मैं बस ऐसे ही 2 दिन से खुश हो रही थी। और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा गोल क्या है, कोई लाइफ का ड्रीम। लेकिन वो कहता है कि मुझे ऐसे ही अपनी लाइफ बहुत पसंद है, रोजाना काम पर जाना, वापस आना, अपने घर में रिलैक्स करना, और शायद मैं इस घर में इसी तरह से रहते हुए बूढ़े होकर मरना चाहता हूँ। दैट्स ऑल। अब उसी वीक में एक दिन सही की मम्मी कॉल करती है और जीहू को अपने घर पर बुला लेती है। एक्चुअली यहाँ पर सही के ग्रैंडपा की डेथ एनिवर्सरी थी और उसके लिए उन्होंने कुछ रस्में करनी थी। वो उसे अपने साथ काम में मिला लेती है और बहुत सारा खाना भी पकवाती है। सही थोड़ी देर तो उसका वेट करता रहता है बस स्टॉप पर, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो पेरेंट्स की तरफ गई है तो वो भी पीछे पीछे उसी घर में आ जाता है। आज बेचारे जीहू ने उस घर की बहू होने का पूरा पूरा फर्ज निभाया था। वो काफी देर काम करती रहती है और उसके बाद जब वो थक गई थी तो बहुत सारी डिशेस भी उसका वेट कर रही थी वॉशिंग के लिए। सही तो उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन मम्मी उसे रोक देती है कि तुमने ये काम पहले कभी भी नहीं किया, तुम ठीक से नहीं कर पाओगे। अब जाते हुए घर के बाहर सही और उसके डैड की आपस में बहस हो रही थी। एक दफा उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाला था और उसके बाद से उसने इस घर को कभी भी अपना नहीं समझा था, ना ही अपने डैड को। अब इसी बात पर उसका मूड इतना खराब था कि वो वापसी पर रास्ते में जीहू को यही कहता है कि तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी, एटलीस्ट मुझे बता तो देती, कोई भी बहाना करके मामा को मना कर देती, इतनी खिदमत कराई उन्होंने तुमसे। एक्चुअली जीहू को तो ये सारा कुछ करके खुशी फील हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जीहू उससे कहने लगती है। अब वो जैसे ही घर पहुंचती है तो सही जीहू को रोकता है और उसे निकाल कर कुछ पैसे देता है। कहता है कि आज तुमने बहुत काम किया, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें कंपनसेट करना चाहता हूँ। अब जीहू को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे फोन करके कहने लगती है कि ये पैसे मुझे कंपनसेट नहीं करते। वो उससे पूछने लगता है कि क्या कम है, तो वो उससे बोलती है कि पैसे नहीं चाहिए, ये मैं तुम्हें लौटा रही हूँ, बदले में तुम मेरे घर पर जाकर काम करोगे। नेक्स्ट वीक वो लोग किमची बना रहे हैं, तुम जाकर उनकी उतनी ही हेल्प कराओगे जितनी मैंने तुम्हारे घर पर कराई है। अब सही ने नोटिस कर लिया था जीहू के फेस को ही देखकर कि इसे कितना गुस्सा आया हुआ है, और वो नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी घर पर नहीं करती। गुस्से में चली जाती है कि मैंने ब्रेकफास्ट आज बॉक नाम के साथ करना है। और सही बस कैट से यही कहता रह जाता है कि आज लगता है जीहू को बहुत गुस्सा आया हुआ है। अब सही सैंग से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे एक छुट्टी चाहिए, और वजह ये बताता है कि जीहू ने मेरे घर पर जाकर काम कराया था, अब मैंने उसके घर पर जाकर काम कराना है, क्योंकि जो पेमेंट मैंने उसे दी थी वो तो वो रिसीव ही नहीं कर रही। सैंग भी ये सुनकर हैरान रह जाता है कि हस्बैंड वाइफ में क्या इस तरह से भी होता है, कोई पेमेंट भी देता है उसके घर पर काम करने की। अब सैंग यहाँ पर जब जल्दी से गुजरने लगता है तो वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और उनके पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। वो रैंडमली वो पेपर उठाकर अपने बैग में रख लेते हैं और फिर अपने अपने घर निकल जाते हैं। सैंग आजकल सूजी को डेट कर रहा था और यहाँ पर वो पेपर्स उठाकर देखता है तो इसमें उनकी वही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला पेपर था, जो कि एक्चुअली सही के हाथ से गिर गया था और अब वो पेपर्स मिक्स हो चुके थे। उधर सही के पास भी एक पेपर पहुंचा हुआ था और वो था जहां पर सूजी ने सैंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बहुत सारी सख्त शर्तें लिखी हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अब सीक्रेट नहीं रहा तो वो दोनों ही सैड हो जाते हैं
और सूजी तो जीहू को बुलाकर डांटती भी है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई और क्या तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सूजी को इतना अंदाजा हो गया था कि अब ये सही से प्यार में पड़ने लगी है। वेल, अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि सही दूसरे शहर जा रहा था बस पकड़ के, और ये था जीहू का होम टाउन जहाँ पर उसने आज किमची बनवानी थी। वहाँ पर सारे लोग उसे आया देखकर सरप्राइज रह जाते हैं, लेकिन खुश भी बहुत होते हैं कि जीहू की खातिर इतना कुछ करने को रेडी है। और फिर उसके गांव की आंटियां दिल भर के सही से बहुत सारा काम भी कराती हैं और सारा टाइम उससे गपशप भी लगाती रहती हैं। वो तो इतना रिजर्व था, आज इतनी सारी आंटीज उससे इतनी फ्री हो रही थी कि उसे बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है। इस तरह का काम बेचारे ने लाइफ में पहले कभी नहीं किया था, लेकिन अब करते हुए उसकी हालत तो खराब हो रही थी, पर क्या करता, कंपनसेशन ऐसे ही भरनी पड़ेगी। उधर जीहू को सही की फिक्र होने लगती है जब उसके भाई ने उसे कुछ फोटो सेंड की थी उसके काम करते हुए, तो वो सोचने लगती है कि मैं भी जाऊंगी उसे डिफेंड करने के लिए। यहाँ पर वो उसके कमरे में उसकी कैट को तलाश करती हुई आती है तो एक बुक को देखती है तो उसे उठा लेती है, उसे इंटरेस्टिंग लग रही थी। अब रास्ते में वो वही बुक रीड करने लगती है। उसे इतनी समझ आ गई थी कि कोई नॉर्मल बुक नहीं है, बल्कि साफ इंडिकेट हो रहा था कि ये बुक किसी ने सही को गिफ्ट की है और ये वो लड़की है जो उसकी फर्स्ट लव थी। वेल, अब जैसे ही जीहू वहाँ पहुँचती है तो सही उसे देखकर इस तरह से खुश हो जाता है जैसे फर्स्ट डे बच्चा स्कूल में अपनी मम्मी को देखकर होता है। बेचारे को सारी बॉडी में पेन हो रही थी, वो उसे आराम करने को बोलती है और उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है। अब उसके बाद वो सी साइड पर बैठ गई थी और वहाँ पर वो वही बुक को स्टडी करने लगती है। उसी बुक में एक नोट भी था जिसमें सही को किसी ने ये कहा हुआ था कि कभी भी दोबारा प्यार में मत पड़ना, तुम प्यार डिजर्व ही नहीं करते। दूसरी तरफ सही को दिखाते हैं जब वो लंच कर रहा था तो गांव के कुछ अंकल उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देते हैं। अब वो ड्रंक होकर निकला हुआ था और वो देखता है तो बीच पर जीहू बैठी हुई थी। वो उसके पास ही आकर बैठ जाता है और उससे कुछ बातें करने लगता है। यहाँ का नजारा बहुत सुंदर था। जीहू भी कहने लगते हैं कि हाँ, मैंने ये नजारा तो बहुत दफा देखा है, लेकिन किसी लड़के के साथ पहली दफा। अब जैसे ही जीहू वहाँ पर बोल रही थी तो सही बार बार उसे देखे जा रहा था। वो ड्रंक भी था और उसे वही फर्स्ट किस याद आने लगती है जो कि बस स्टैंड पर की थी जीहू ने उसे। वो उसे कहने लगता है कि बहुत अरसे से मैं तुम्हारी एक करेक्शन कराना चाहता हूँ, जो तुमने बस स्टॉप पर की थी उसे किस नहीं बोलते, ये सिर्फ एक पैक था। अब वो उसकी किस में इस तरह की गलतियां निकालने लगता है कि जीहू को बहुत बुरा फील हो रहा था। ऑफ कोर्स ये उसकी फर्स्ट ट्राई थी। अब वो खड़ा होता है, उससे कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, और फिर वो उसे एक किस करता है और कहता है कि क्या समझ आ गई। लेकिन जीहू कह देती है नहीं, मैं भी और समझना चाहती हूँ। और फिर वो दोनों एक लॉन्ग किस करते हैं और काफी देर बाद जीहू को वो रियलाइज कराता है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। हम मम्मी उनको वापस बुला रही थी तो वो चले जाते हैं। अब वहां से वापस जाते हुए एक अंकल बार बार सही को तंग कर रहे थे, ड्रिंक करने को बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसकी जगह जीहू ड्रिंक कर लेती है और उनसे कहने लगती है कि आइंदा मेरे हस्बैंड को कोई बुली करने की कोशिश ना करे। वो उसे डिफेंड कर रही थी और सही को भी उसके पीछे छुपना बहुत अच्छा लगता है। अब वो उसे बस स्टॉप तक ड्रॉप करते हैं और यहाँ पर सही जीहू को एक बाइक की टक्कर से भी बचाता है। बस में वापसी पर जाते हुए उन दोनों को अलग अलग सीट्स मिली थी, लेकिन यहाँ पर जीहू को सारा रास्ता बस वही किस याद आ जा रही थी जो कि सही ने उसे की थी। घर पहुंचकर भी वो बहुत ऑकवर्ड फील करने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे सही से फासला रखना चाहिए, वरना शायद वो उसके लिए फॉल कर चुकी है, खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएगी। और तो वो रात को ये भी सोचने लगती है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हमारे बेडरूम्स अलग अलग क्यों हैं। जबकि उधर ऑफिस में आज से ही आता है और हुरांग का बॉयफ्रेंड जो कि उसका कोलीग था उससे पूछने लगता है कि आजकल लोग डेट पर क्या क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। शायद उसका भी मन कर रहा था कि वो जीहू को डेट पर लेकर जाए, तो आ जाता है और बस स्टॉप पर उसे अपने साथ हाथ पकड़ कर कहीं लेकर जाता है और वो थी उनकी फर्स्ट डेट। यहाँ पर सही का जीहू का हाथ पकड़ना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो थोड़ी देर के लिए छोड़ता था तो भी उसका मन करता था कि दोबारा उसका हाथ पकड़ ले। और तो यहाँ पर वो बैलून्स का निशाना लेकर उसके लिए एक स्नेल भी सॉफ्ट टॉयज में से विन करना चाहता था, लेकिन उसका निशाना बहुत बुरा था। जीहू सारे निशाने ठीक लगाती है और इन दी एंड से ही उससे कहता है कि तुम्हें स्नेल्स बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेना चाहता था। और डेट के एंड पर वो उसे एक गिफ्ट भी देता है और उसमें बहुत सुंदर से इयररिंग्स थे। वो कहता है कि मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया था, इवन के शादी वाले दिन भी नहीं, इसलिए मैं कॉम्पनसेशन में दे रहा हूँ। अब ये देखकर जीहू बहुत खुश होती है और इयररिंग्स ट्राई करने लगती है उसी टाइम पर रेस्ट रूम में जाकर, लेकिन यहाँ पर एक लड़की की टक्कर से उसके इयररिंग्स गिर जाते हैं और फिर वो लड़की उसकी हेल्प भी करती है इयररिंग्स उसे पहनाने में। वेल, अब फाइनली वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर सही उसकी इतनी तारीफ करता है कि बातों बातों में ये भी कह देता है कि तुम मेकअप के साथ और मेकअप के बगैर फर्क ही नहीं पता चलता, क्योंकि वो सुंदर ही इतनी थी।
और फिर इसी के साथ ही हम एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। वही लड़की जो आज उस कैफे के रेस्ट रूम में जीहू से टकराई थी, वो कोई और नहीं बल्कि जंगमिन थे। और सही को यही याद आने लगता है कि किस तरह से उनका ब्रेकअप हुआ था। उनकी लास्ट मुलाकात उसी कैफे में हुई थी और जंगमिन जब उससे ब्रेकअप करके जा रही थी तो सही की आंखों में आंसू थे। सही यही सोच रहा था कि इतने सालों मैं कभी प्यार में नहीं पड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों अब मैं फिर से प्यार करना चाहता हूँ। जब भी वो जीहू का फेस देखता था तो उसे अपने सारे गम भूल जाते थे और उसे लगता था कि उसके दिल में दोबारा से प्यार जागने लगा है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सोचने लगता है कि मैं दोबारा से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। बस इसी वजह से मैं इतने साल खुद के क्लोज किसी को नहीं आने दिया था। लेकिन फिर वो रोक नहीं पाता और जीहू को आकर कहता है कि क्या आज रात हम दोनों इकट्ठे सो सकते हैं। जीहू काफी शर्माती है और ऑफ कोर्स वो भी काफी अरसे से यही चाहती थी। अब से ही उसके कमरे में आकर बैठ जाता है। अब थोड़ी देर वो दोनों बैठकर कुछ बातें करते हैं और यहाँ पर एक बुक की स्टोरी भी जीहू सही को सुनाती है। और उसके बाद जीहू बहुत नर्वस होने लगती है। जब सही अपना पिलो लेने के लिए गया हुआ था, वो आकर उसके बाजू में लेट जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सो गई हो। तो वो ऐसे ही प्रिटेंड करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सही की नजरों में देखने लगती है। वो सोचने लगती है कि मुझे पता है मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इसे किस करना चाहती हूँ। और यहाँ पर उनके बीच एक किस होती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर, जब सही ऑफिस जाने से पहले जीहू के लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाकर जाता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली सही थोड़ी देर के लिए जीहू को रोक कर बाहर गया था उसके लिए एक ड्रिंक लेने के लिए। लेकिन जब तक वो वापस आया था तो जीहू सो चुकी थी, इवन कि वो खराटे भी लेती थी। और जीहू बस यही सोचने लगती है कि मैं ये चांस कैसे मिस कर सकती हूँ, लेकिन मिस तो हो चुका था। जब जीहू अपने कैफे में काम कर रही थी तो यहाँ पर उसे एक कार्ड मिलता है कि कोई उसे एज स्क्रिप्ट राइटर रखना चाहता है। लेकिन उसे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ये सब बहुत बुरा लग रहा था। वो हार्ट ब्रोकन थी तो उस कार्ड को फेंक देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये कार्ड एक्चुअली जंगमिन ने उसके लिए भेजा था। वो खुद उससे मिलने के लिए आई थी और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा एक पुराना स्क्रिप्ट पढ़ा था और मुझे तुम्हारी राइटिंग बहुत पसंद आई थी। यहाँ पर जीहू बहुत पोलाइटली उसे मना कर देती है कि मैंने अब राइटिंग छोड़ दी है। लेकिन वो उससे कहने लगती है कि बेशक तुम अपना माइंड चेंज कर सकती हो, लेकिन राइटिंग के लिए नहीं। वैसे भी तुम मुझसे मिल सकती हो, हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। अब इसी बारे में जीहू भी सोचने लगती है। उसका बचपन का सपना था कि वो बस बड़े होकर एक राइटर बनना चाहती है, लेकिन आज उसने हर चीज पर गिव अप कर दिया था। अब वापसी पर जाते हुए वो इसी बारे में सही को भी बताती है। और जब वो जंगमिन का कार्ड देखता है तो वो हैरान रह जाता है। जंगमिन दोबारा से उसकी लाइफ में सामने वापस आने वाली है। अब वो इसी बारे में सैंग से भी बात करता है और सैंग उससे कहने लगता है कि तुमसे ब्रेकअप करने के बाद जंगमिन का कुछ पता नहीं था। सुना था कि वो यूएस से चली गई है, लेकिन अब इस बात को 12 साल बीत चुके हैं। अब वो वापस तो आ चुकी थी, लेकिन लगता है कि उसके आने की टाइमिंग बहुत गलत थी। वेल अब नेक्स्ट डे जीहू काफी सोचने के बाद जंगमिन से मिलने का फैसला करती है। वो दोनों आपस में बातें करने लगती है। यहाँ पर जीहू उसे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है और जंगमिन अपने बारे में। जंगमिन काफी स्वीट लग रही थी और यहाँ बातों बातों में जीहू उससे पूछ लेती है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जंगमिन उससे कहती है कि ऑलमोस्ट मेरी शादी होने ही वाली थी। मैं लिविंग रिलेशनशिप में थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी उन दिनों मेरा बॉयफ्रेंड था और हम दोनों पेरेंट बनने वाले थे, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया और उसके बाद से हम दोनों का ब्रेकअप भी। और वैसे भी उसकी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती थी। जीहू उसकी ये कहानी सुनती है तो उसे काफी दुख होता है और फिर उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगती है। अब वो दोनों जंगमिन के ड्राइवर के साथ वापस जा रही थी और यहाँ पर पूरी तरह से ड्रंक थी। रास्ते में एक जगह जीहू गाड़ी रुकवाती है क्योंकि उसे वॉशरूम यूज करने जाना था और उसी टाइम पर सही भी उसे फोन कर करके बार बार तलाश करने की कोशिश कर रहा था। सही भी उसे तलाश करता हुआ घर के करीब उसी पॉइंट पर पहुंच चुका था और उसी वक्त जंगमिन और सही का आमना सामना होता है और ये सीन जीहू भी देख लेती है और उसे समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होती कि सही का फर्स्ट लव और जंगमिन का बॉयफ्रेंड कौन था। अब अपने सामने अचानक से सही को देखकर जंगमिन भी हैरान थी और तो कुछ भी नहीं बोल पाती, सिर्फ इतना जरूर करती है कि उसे अपना कार्ड दे देती है। सही भी खामोशी से उसका कार्ड लेता है और फिर उसके बाद जीहू को दोबारा से तलाश करने में लग जाता है, जबकि जीहू वो भी चुपचाप घर वापस आ जाती है। लेकिन इतना हम जरूर देख सकते थे कि सही इस सारा टाइम जीहू के लिए बहुत परेशान था कि पता नहीं वो ड्रंक होकर कहाँ चली गई है। जीहू जाती है जंगमिन के ऑफिस में। वहाँ पर उसने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी रखा हुआ था बिल्कुल रेडी करके, और इसके साथ साथ उसने जब हिस्ट्री उसकी सुनी थी तो उसने फैसला किया था कि जिसकी वजह से इसने राइटिंग छोड़ी है, जिसने इस पर असॉल्ट किया था, उस पर हम केस करेंगे।
लेकिन जीहू वो काफी कंफ्यूज थी। वो उसके साथ खाने पर जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उससे कुछ बातें पूछती है। कहती है कि जिससे आपकी शादी होने वाली थी, अगर वो दोबारा से आपकी लाइफ में आया तो आपका क्या रिएक्शन होगा। जंगमिन थोड़ी सी सैड होती है और कहती है कि उस रात जब हम ड्रंक थे तो मैं उसी लड़के से मिली थी। जीहू भी उसे कह देती है कि उस रात मेरा हस्बैंड ही मुझे तलाश करते हुए वहां पर आया था। और बस इस बात के बाद उन दोनों के बीच गहरी खामोशी छा जाती है। जबकि दूसरी तरफ सही परेशान बैठा हुआ था और इस मामले में मिस्टर संग से मशवरा करता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे जीहू को बता देना चाहिए कि उस लड़की जंगमिन से मैं डेट करता था, उसका मेरा क्या पास्ट है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उसका फ्यूचर मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। लेकिन आगे से सैंग हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम जीहू के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, तुम दोनों की तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और फिर इसी के साथ ही सही सोचने लगता है कि मैंने इतना कुछ सोचा था कि अगर जिंदगी में दोबारा जंगमिन से मेरा आमना सामना हुआ तो मैं उससे क्या कहूंगा, क्या बातें करूंगा। लेकिन उस दिन मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मेरे माइंड में अगर कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ जीहू थी, जिसे उस टाइम पर मैंने तलाश करना था। हम उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखा रहे हैं कि योंगसुक एक दफा मिलने के लिए आता है सही से और उससे कहने लगता है कि जीहू की आपसे शादी हुई है, मैं आपसे ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ। जीहू तो मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखे हुए। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि वो ये केस वापस ले ले। जो भी हुआ था उस रात मैं ड्रंक था, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर केस बना तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होगी और हम दोनों का फ्यूचर भी। अब सही को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो उसे जाते जाते रोकता है और उससे पूछने लगता है कि कब और क्या हुआ था। और दूसरी तरफ हमें दिखाने लगते हैं कि जीहू जंगमिन को ये कह देती है कि मैं बहुत मुश्किल से प्यार में पड़ी हूँ, लाइफ में पहली दफा मुझे प्यार हुआ है और पहली दफा ही मैंने शादी करी है। हमारी जो भी बातें हुई हैं प्लीज इसके बारे में सही से कोई डिस्कशन ना करना। और जंगमिन वो यही सोचने लगती है कि लाइफ उसे किस मोड़ पर ले आई है। और इतने में उसका ड्राइवर आकर बताता है कि जिस लड़के योंगसुक पर हमने केस किया था उसे अभी थोड़ी देर पहले सही मिला है और उसने उसकी ठीक ठाक ठुकाई भी लगा दी है। अब से ही किसी पर हाथ उठाए, ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। लेकिन जीहू के लिए वो इस कहानी के स्टार्ट से लेकर अब तक कितना बदल चुका है ये हम लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जंगमिन कॉल करती है और सही को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन यहाँ पर सही उससे अपने और उनके पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करता। अगर करता है तो सिर्फ और सिर्फ जीहू के बारे में कि उसका ख्याल रखना, वो एक अच्छी राइटर है और बहुत अच्छी लड़की भी, उसका सपना पूरा हो, मैं यही चाहता हूँ। और फिर जब सही वहां से जाने लगता है तो जंगमिन उससे कहने लगता कि क्या तुमने कभी जीहू को प्रपोज किया है, अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस करी है। लेकिन वो कहता है आई थिंक ये जरूरी नहीं होता। पर आगे से जंगमिन उससे कहती है मेरे ख्याल से गर्ल्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है और तुमने मुझसे भी कभी अपना लव कन्फेस नहीं किया था, इस दफा ये गलती मत करना। अब सही इस बारे में बहुत अच्छे से सोचता है और उसके बाद वो जीहू के वापस आने का वेट कर रहा था। वो लोग जैसे ही घर पहुंचते तो सही और जीहू दोनों ने एक दूसरे को कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। अब वो लोग फ्रेश होकर आकर बैठ जाते हैं। पहले जीहू कहती है कि मेरा ख्याल है हमें अपना ये कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म कर देना चाहिए। और बेचारा सही जो कि अपना लव उससे कन्फेस करने वाला था ये सुनकर खामोश हो जाता है। उसके माइंड में सिर्फ इतना था कि वो किसी भी तरह से जीहू को बाइंड नहीं करना चाहता। जीहू से कहती है कि नई कंपनी ने मुझे बहुत अच्छी सैलरी ऑफर की है और आई थिंक मुझे रहने के लिए किसी की जगह लेने की अब कोई जरूरत नहीं, मैं खुद को खुद ही सपोर्ट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने शादी की थी और इसलिए अब मैं एंड करना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि आज जीहू से मिलने के लिए सही के डैड भी आए थे और वो उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को दे देना, जो उसके अपार्टमेंट की इंस्टॉलमेंट सभी रहती है वो मैं पे करना चाहता हूँ। लेकिन जीहू ये लेने से इनकार कर देती है तो वो उसे जबरदस्ती देकर जाते हैं। वो बोलती है कि मैंने आपसे एक झूठ बोला था कि मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ इसलिए उससे शादी करी है, नहीं मैंने अपनी जरूरत के पीछे उससे शादी की थी। तो डैड कहते हैं कि कौन सिर्फ प्यार के लिए शादी करता है, अच्छी बात है कि अगर तुम्हें उससे बाद में प्यार हो जाए, जरूरतें सबकी होती हैं और पूरी होनी चाहिए। लेकिन जीहू का यही माइंड था कि उसकी शादी में प्यार होना बहुत जरूरी है। और फिर जीहू अपने कमरे में बैठी हुई सही को कॉल करती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। मेरा तो सिर्फ यही ख्याल है कि जो शादी प्यार के बिना होती है वो एक हैप्पी मैरिज नहीं होती। और वो उसके कमरे के बाहर खड़ा होकर सब सुन रहा था। वो रो रही थी लेकिन वो उसे चुप कराने के लिए अंदर नहीं बढ़ पाता। अब नेक्स्ट डे जीहू ऐसा करती है कि जाती है अपने रेस्टोरेंट में रिजाइन कर देती है कि मुझे नई जॉब मिल गई है, जो कि उसकी और सही की एक बहुत प्यारी सी फोटो थी उनके वेडिंग डे से। अब नेक्स्ट डे जीहू जाती है और जंगमिन से कहने लगती है कि मैं सही से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही हूँ। सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि हमारी डिवोर्स होने लगी है। जंगमिन ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है, लेकिन जीहू का कहना था कि मुझे लवलेस मैरिज नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी मैरिज चाहिए जो कि लव पर बेस कर रही हो और बस मेरी जिंदगी का यही थॉट है। जंगमिन कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी इस तरह की सैड एंडिंग होगी, मुझे लगता था कि तुम लोग हैप्पी एंडिंग में रहोगे। लेकिन वो आगे से हंसने लगती है और कहती है कि अभी भी देखना हमारी सैड एंडिंग नहीं होने वाली, ये 21st सेंचुरी है। क्यों ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स एक सैड एंडिंग होती है। और जंगमिन उसकी बातें सुनकर बस हैरान रह जाती है कि ये बिल्कुल हिली हुई है।
अब जब जीहू घर वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर सैंग आज सही को ड्रंक हुए उठाकर वापस लेकर आ रहे हैं। आज पहली दफा उसे इस हालत में देखा था। वो दोनों बहुत मुश्किल से उसे उसके बेड में लिटाते हैं, लेकिन फिर वो उठकर खुद का कोट और स्वेटर उतारता है और उन्हें अच्छे से सेट करके रखने लगता है। इस हालत में भी उसे अपनी चीजों का इतना होश था। मिस्टर सेंग यहाँ पर जीहू को कहते हैं कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो अपना लव तुमसे कन्फेस भी करने वाला था, लेकिन जीहू आगे से कहने लगती है कि मैं कहीं ना कहीं आपसे जेलस भी हूँ। जितना वो आपके साथ क्लोज है उतना मेरे से नहीं हुआ, और जब तक एक क्लोजनेस नहीं होती एक रिश्ते में हमारा वो बॉन्ड नहीं बन सकता। उसने आज तक कभी अपने इमोशंस मुझ पर नहीं खोले, और जब तक वो नहीं खोलता हमारे बीच ये दिल का रिश्ता भी कायम नहीं हो सकता। हमारे बीच ये बॉन्ड दोबारा नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब से ही उठता है तो वो देखता है कि जीहू ने उसके लिए थोड़ा बहुत नाश्ता प्रिपेयर करके रखा हुआ है। वो शायद अपने ऑफिस जा चुकी है, लेकिन उसका सामान वहाँ पर बिल्कुल रेडी पड़ा है। और फिर आज से ही को जंगमिन मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना किसी से प्यार में मत पड़ना, लेकिन अब ये शराब तुम्हारे ऊपर से मैं खत्म करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम प्यार करो। और फिर वो जैसे ही घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि जीहू घर आई हुई है, और वो दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे को थैंक्स करते हैं और ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक अच्छा समय इकट्ठे गुजारा, और उसके बाद अपना वो कॉन्ट्रैक्ट वो फाड़ देते हैं। अब जीहू अपना सामान पैक करती है, वो वहां से जाने वाली थी। यहाँ पर सही ने उसके लिए एक बुक भी गिफ्ट के तौर पर खरीद के रखी हुई थी, लेकिन वो उसे देने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब वो अपने घर में बैठकर अपनी वही लाइफ जीने लगता है जो कि वो हमेशा से जीना चाहता था, लेकिन उसे किसी चीज में कोई खुशी फील नहीं होती थी। वो मैचेस देखता था, कैट के साथ रहता था, लेकिन हर जगह उसे जीहू दिखाई देती थी और उसे बहुत याद आती थी। वो अक्सर उसके कमरे में बैठकर भी रोने लगता था। जीहू ने उसे जाते जाते कहा था कि मैं सबसे पहले तो एक ट्रिप पर जाऊंगी अपनी लाइफ जीने के लिए, और उसके बाद दिखाते हैं कि वो बस पर कहीं जा रही थी। अब एक दफा हुरांग का एक्स बॉयफ्रेंड जो कि सही का कोलीग था, वो उससे पूछने लगता है कि आखिर जीहू गई कहाँ होगी। तो वो उससे कहने लगता है कि वो मंगोलिया गई होगी। लास्ट टाइम उसने वहीं का ही जिक्र किया था मुझसे। लेकिन दूसरी तरफ हमें जीहू को दिखाते हैं वो कहीं दूर नहीं गई थी, वो इस वक्त कोरिया में ही थी, और उसने एक्चुअली जंग मिन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। और वो हुरांग से कहने लगती है कि अब तो मेरे पास रहने की कोई जगह भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं सही वाले घर में कभी वापस नहीं जाने वाली। हुरांग उससे कहती है कि जहाँ पर मैं और मेरा बॉयफ्रेंड रहते थे, हमारा वो घर अब वो खाली हो चुका है, तुम चाहो तो वहाँ पर रह सकती हो। जबकि उधर सही भी अपने घर पर बिल्कुल बीमार बन के बैठा हुआ था। वो तो टोटल देवदास में कन्वर्ट हो चुका था। कैट से बातें करता रहता था और उससे पूछता था कि पता नहीं इस वक्त जीहू क्या कर रही होगी, कहाँ पर होगी, क्या वो मुझे मिस भी करती होगी। दूसरी तरफ सही के पास आता है हुरांग का एक्स बॉयफ्रेंड और उससे कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मेरा घर खाली हो चुका है, तुम वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि सही को बहुत रातों से नींद नहीं आई थी और उसे अपना घर अब काटने को दौड़ता था, जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। जीहू के बगैर अब उसे कुछ भी पसंद नहीं आता था। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि जीहू भी उसी घर में शिफ्ट हो चुकी थी। वो अपना सामान वहाँ रखती है और उसके बाद फैसला करती है कि एक दफा सही को तो देख कर आए, लेकिन जैसे उसके घर पर जाती है तो कोई और दरवाजा खोलता है। जीहू हैरान रह जाती है कि उसे अपना जान से भी ज्यादा प्यारा घर वो किसी को कैसे दे सकता है, जबकि सही उस टाइम पर उसी घर में शिफ्ट हो चुका था। वो भी अपना सामान वहां जाकर रख देता है जहां पर पहले से जीहू रह रही थी। जीहू ने उसके लिए केक भी बनाया हुआ था और वो बस छत पर वो लेकर बैठी रहती है कि पता नहीं सही तुम कहाँ चले गए हो। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे कहती है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सही भी उसी घर में है जिसमें तुम इस टाइम पर हो। अब वो अंदर जाकर उसे देखती है। वो बहुत आराम से सो रहा था। बहुत रातों बाद वो उसके बाजू में आकर लेट जाती है। सही आंखें खोलता है, नींद में उसे देखता है और उसे लगता है कि ये एक सपना है। मुझे हर जगह बस जीहू दिखाई देती है। वो रोने लगता है कि थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुलेगी और तुम यहाँ पर नहीं होगी। और अब नींद में उसने उसे अपना लव भी कन्फेस किया था। अब इसी तरह नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और सही उठता है, छत पर देखता है तो सामने जीहू खड़ी हुई थी। उसे देखकर वो शॉक रह जाता है। अब जीहू उसके सामने बिल्कुल ऐसे फिर रही थी, नॉर्मल बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस बात पर सही को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ये कैसे कर सकती हो, मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं इतनी रात तो सो नहीं सका, ये सोच सोच के कि तुम कहाँ होगी, मुझे मिस भी करती होगी कि नहीं। अब जीहू ने पहली दफा उसे इमोशंस में देखा था। वो सैड भी था, गुस्से में भी था, उस पर चिल्लाया भी था, रात को रोया भी था। वो वाकई उसके इमोशंस देख चुकी थी और अब उसे समझ आता है कि वो अपना दिल उस पर खोल चुका है। तो अब सही भी उसे एक किस कर लेता है और उससे अपना लव कन्फेस करता है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि अब सही को किसी घर से, किसी चीज से इतना प्यार नहीं था जितना उसे जीहू से था। जहां पर जीहू है वही उसका घर बन गया था। जीहू भी उससे कहती है कि मुझे भी यही चाहिए था कि मेरी शादी प्यार से स्टार्ट हो। तो अब फाइनली वो दोनों एक हैप्पी कपल बन चुके थे। इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। वो दोनों अब भी इकट्ठे थे।
से ही जीहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और जीहू ने अब राइटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। वो दोनों इकट्ठे मैचेस देखते थे, एंजॉय करते थे और बस इसी तरह से वो सारे लोग ही खुश फिर रहे होते कि यहीं पर ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।